चैप्टर 1 मौत, रिबीर्थ और नफरत। एक सुनसान पहाड़ी इलाका जहां दूर दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। उसी के ऊपरी छोर पर लगभग 25 साल की एक लड़की अपने आंखों में आंसू और दर्द लिए सामने देख रही थी। उसकी हाथ बंधे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, उसकी शरीर में कई जगह चोटों के निशान थे। उसके कुछ चोट बहुत गहरे थे जिसमें से खून रिस रहा था। वो बस बिना कुछ कहे अपने सामने देख रही थी, जहां पर एक लड़की और उसके साथ साथ 8 और खड़े थे। तभी सामने खड़ी लड़की बोली, चू 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 बेचारी ईशानी, देखो कैसे दर्द से तड़प रही है। मुझे तो तुम्हें इसे देख बहुत बुरा लग रहा है। तुम कब से लापता हो पर कोई भी तुम्हें एक बार ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हें लौटना ही नहीं चाहिए था। क्या से क्या हो गई न तुम्हारी जिंदगी मेरी प्यारी बहना। इतना कहकर वो हंसने लगती है। वही सामने खड़ी लड़की जो कि ईशानी थी, वो अपने दर्द को संभाल कर बोली, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? सब कुछ तो था तुम्हारे पास, मेरी फैमिली, मेरे भाई, सब तो पहले से ही तुम्हारे हैं, फिर क्यों? तो सामने खड़ी लड़की जो कि प्रिया थी, जो गलती से बचपन में ही उसकी घर में आकर उसकी जिंदगी जी रही थी। प्रिया ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, हाँ वो सब कुछ मेरा था, सिर्फ मेरा, पर तुम्हारे आने के बाद वो सब कुछ बन गया जो सिर्फ मेरा होना चाहिए था। तुम्हारी ये खूबसूरती जो मुझे हमेशा तुम्हारे सामने फीका बना देता था, उसे भी मैंने बर्बाद कर दिया। उसने एक डिजिस्टिंग स्माइल के साथ कहा, पूरी दुनिया के सामने सिर्फ मैं ही मेहरा फैमिली की शहजादी थी, पर तुम्हारे आने के बाद तुम्हें हर दिन अपने सामने देखकर मुझे एहसास होता था कि मैं इस फैमिली की असली प्रिंसेस नहीं हूँ। पर देखो आज तुम इस दुनिया से हमेशा के लिए जाने वाली हो। वो जगह, वो प्रॉपर्टी, अब सब कुछ मेरा है। तुम्हें पता है ना सारे भाई मुझसे कितने प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम पर जो शेयर था मुझे मेरे वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दे दिया। ये कहकर वो किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगी। वही उसके पास खड़े लोग ईशानी को अपनी हवस भरी नजरों से देख रहे थे। तभी प्रिया ने कहा, मुझे देर हो रही है, आखिरकार आज मेरी एंगेजमेंट है, वो भी राहुल के साथ। उसने उन गुंडों की तरफ देखकर कहा, इसे ठिकाने लगा देना। इतना कहकर वो वहां से मुड़ी और चली गई। वही ईशानी की आंखों में अब बास गुस्सा और बेदर्दी रह गया था। तभी वो गुंडे उसके पास आकर बोले, यार मरना तो इसे है ही, तो क्यों न मारने से पहले इस रसमलाई को थोड़ा चख लिया जाए। वैसे भी अगर ये ऐसे ही मर गई तो इसकी जवानी वेस्ट हो जाएगी ना। इतना कहकर वो आदमी हंसने लगा। उसकी बात सुनकर उसकी बाकी साथी भी हंसने लगे। उनमें से एक ने ईशानी को पकड़ लिया। अब ईशानी को अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। ये कहते हुए ईशानी उन लोगों के साथ गिड़गिड़ाने लगी, पर उन लोगों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ईशानी को आंखों से दर्द और बेबसी से आंसू बह रहे थे। उसकी हाथ बंधी हुई थी, वो उन्हें दूर नहीं कर पा रही थी। उसने जोर से उस गुंडे की हाथ को काट लिया जिसने उसका हाथ पकड़ा था, और आगे भागने लगी। उसे मरना मंजूर है, पर वो किसी को अपनी इज्जत के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। वही उन गुंडों ने जब उसे इस तरह से भागते हुए देखा तो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगे। एक गुंडे ने उसकी पैर पर गोली चला दी। ईशानी दर्द से तड़प उठी, पर वो खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो कभी इन दरिंदों को खुद को नहीं सौंपने वाली थी। उसकी पूरे शरीर में चोट थे। एक हफ्ते से बिना खाना खाए उसका शरीर और भी कमजोर हो गया था। वो जैसे तैसे करके अंत तक पहुंची और वहां से पीछे देखते हुए छलांग लगा दी। उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं थे, जो आंखें हमेशा दर्द में भी खुश रहने का दिखावा कर लेती थी। जिन आंखों में किसी को भी मासूमियत महसूस हो जाए, आज उस आंखों में बस खालीपन था। जैसे वो नीचे गिरी, उसकी आसपास की जमीन उसकी खून से रंग गई। वो बस एक तक ऊपर आकाश की तरफ देखकर सोच रही थी, क्यों महादेव मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या गलती थी मेरी? क्या अपनी फैमिली के पास रहना और उनकी दिल में थोड़ी सी जगह पाने की कोशिश करना मेरी गलती थी? या उन्हें अपनाने की कोशिश करना मेरी गलती थी? तभी बारिश शुरू हो गई। आज शायद आसमान भी उसकी दर्द को देख रो रहा था। बारिश का पानी उसकी शरीर को भिगो रही थी। उसका खून पानी में मिलाकर बह रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक हॉस्पिटल के कमरे में बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसके शरीर पर बहुत सारे चोट के निशान थे। तभी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। आंखें खोलते ही उसकी आंखों में तेज रोशनी पड़ी, जिस वजह से उसकी आंखें फिर से बंद हो गई। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोला और चारों तरफ देखने लगी।
उसे थोड़ी देर लगा ये समझने के लिए कि वो इस वक्त कहाँ है। जब वो समझ गई कि ये एक हॉस्पिटल है तो वो चारों ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल कैसे आए। वो तो पहाड़ी से कूद गई थी, उसे यहाँ कौन लाया? क्या किसी ने उसे बचा लिया है और उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया है? यही सवाल इस वक्त उसके दिमाग में चल रही थी। वो धीरे धीरे उठी और वॉशरूम में चली गई। जब उसने वॉशरूम के मिरर में अपने शरीर को देखा तो वो हैरान हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, मेरा चेहरा तो प्रिया की केमिकल क्रीम की वजह से एलर्जी से थोड़ा खराब हो गया था ना। पर उसकी चेहरा तो इस वक्त बिल्कुल ठीक थी। स्नो वाइट डे से सफ़ेद बेदाग चेहरा, ग्रे आंखें जो बहुत सुंदर थी, पिंक होठों के नीचे एक तिल जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था, उसकी काले घने बाल कमर तक थे। कुल मिलाकर वो किसी परी जैसी लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखती रह जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या ये सपना है या हकीकत। वो थोड़ी देर में अपने कन्फ्यूज़न के साथ बाहर आ गई और जाकर बेड पर बैठ गईं। तभी एक नर्स अंदर आए और बोली, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। ईशानी ने उस ओर देखा तो सामने एक नर्स थी जो उसे मेडिसिन लेने को बोल रही थी। उसे थोड़ा डाउट हुआ, ये सिचुएशन उसे कुछ फैमिलियर लग रही थी। इसलिए उसने उस नर्स से पूछा, आज की डेट क्या है? उस नर्स ने पहले तो उसे कन्फ्यूजन से देखा, फिर बोली 7 अक्टूबर। उसकी बात सुनकर ईशानी ने फिर से सवाल पूछा, कौन सा साल? अब तो उस नर्स को और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। फिर वो खुद को नॉर्मल रखते हुए बोली, 2017। फिर वो नर्स ईशानी को मेडिसिन देकर वहां से बाहर चली गई। वही ईशानी बस यही सोच रही कि क्या वो 7 साल पीछे आ गई है? क्या उसका रिबॉर्थ हुआ डे से कहानियों में होता है? ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी ये सच था कि उसकी रिबीट हुआ है, वो भी 7 साल पहले, मतलब वो अब सिर्फ 18 साल की है। तभी उसे याद आता है कि ये वही डेट है आज से 5 दिन पहले जब स्कूल में प्रिया की दोस्त नीतू सीढ़ियों से गिर गई थी और हॉस्पिटलाइज्ड थी। उसके इस एक्सीडेंट के लिए प्रिया और नीतू ने उसे ही दोषी ठहराया था। उसने सबसे बोला कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी फैमिली में किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। सब ने उसे दोषी करार दिया, उसकी माता पिता भाई किसी ने उसका साथ नहीं दिया, सब ने अपनी प्रिंसेस प्रिया की बात को ही सही माना। फिर नीतू की वजह से उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, जहां 3 दिन तक उसे भूखा रखकर मारा गया था। उसने जितना भी बोलने की कोशिश की पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये सब भी प्रिया और नीतू के कहने पर ही हुआ था। जब वो 3 दिन बाद अधमरा होकर बेहोश हो गई तो उन लोगों ने उसे हॉस्पिटल में छोड़ दिया। फिर उसके फैमिली से कोई भी उसे मिलने नहीं आया, सिर्फ दादा दादी को छोड़कर। क्यों? वो दोनों ही थे फैमिली में जो ईशानी से प्यार करते थे। ये सब सोचते हुए उसका दिल कड़वाहट से भर गया और वो अपने अतीत के बारे में सोचने लगी। वो मेहरा फैमिली की इकलौती बेटी, उसकी जन्म के वक्त बच्चे बदल गए थे। जिन पेरेंट्स ने उसे लिया था जब वो 1 साल की थी तो वो एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद आसपास की लोगों ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब से वो अनाथ आश्रम में जीने लगी। पर जब वो 16 साल की हुई तब उसे ढूंढते हुए उसके दादा और दादी उसके पास आए थे, क्योंकि एक एक्सीडेंट के वक्त प्रिया को ब्लड की ज़रूरत थी पर उसकी ब्लड अपने मॉम डैड से मैच नहीं हुआ। तो उन्हें थोड़ा डाउट हुआ था, क्योंकि प्रिया उनकी फैमिली में किसी की तरह भी नहीं दिखती थी। इसलिए उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया, तब उन्हें पता चला कि प्रिया उनकी असली बेटी नहीं है। दादाजी और दादी माँ बहुत ढूंढने के बाद उन्हें ईशानी के बारे में पता चला और वो उसे घर ले आए। ईशानी भी अपनी फैमिली के पास आने की बात सुनकर खुश थी। पर जब वो घर आई तो किसी ने भी उसे बात करना तो दूर, एक नज़र प्यार से देखा तक नहीं। वही उसकी भाइयों ने तो कह दिया कि वो अपनी बहन प्रिया की जगह किसी को नहीं देंगे, चाहे वो उनके बीच खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। पर ईशानी ने कुछ नहीं कहा। उसे बहुत बुरा तो लगा, पर उसे समझ आ रहा था कि 16 साल तक जो रिश्ता उनकी प्रिया के साथ था वो बहुत मजबूत है। वो भी नहीं चाहती थी कि वो प्रिया की जगह ले। उसकी माँ बाप ने भी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं माना। पर ईशानी किसी का बुरा नहीं मानती थी, हमेशा उन्हें मानने की कोशिश करती, भाई भाई कहकर उनके पीछे भागती ताकि वो उसे एक नज़र देख ले। पर वो लोग उसे हमेशा इग्नोर कर देते थे। जो कपड़े प्रिया नहीं पहनती थी या एक बार उसे यूज़ कर लेती थी, वही कपड़े उसे ही पहनने को दिए जाते थे। घर की नौकर भी उसे किसी भिखारी की तरह ट्रीट करते थे। वही जब भी प्रिया उसके बारे में कुछ बोलती तो सब उसे गलत समझकर उसे मुंह मोड़ लेते थे।
इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रिया की बातों को सुनकर उन लोगों ने उसे सही माना, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पूरे 1.5 सालों से उसने क्या नहीं किया, फिर भी उन लोगों का दिल एक बार भी नहीं पिघला। पिछले जन्म में भी इस इंसिडेंट के बाद ईशानी फिर से अपनी सच्चाई बताई थी। 7 सालों तक उसने उनकी मन को जीतने के लिए वो सब कुछ किया, पर किसी ने उसके तरफ एक नज़र देखा भी नहीं। मरते वक्त भी वो अकेली और बेबस थी, किसी ने उसे ढूंढने तक की भी कोशिश नहीं किया। ये सब सोचते हुए उसकी ग्रे आंखों में नफरत उतर आई, उसकी आंखें इमोशनलेस और खतरनाक हो गई। अब उसे अपनी उस सो कॉल्ड फैमिली के लिए सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। उसका दिल दे से पत्थर, दे से कठोर हो गया था। चैप्टर 2, ईशानी का मुंबई छोड़कर जाना और दादाजी के कड़वी बातें। उसके दिल में उनके लिए अब कोई फीलिंग्स नहीं बची सिवाय गुस्से और नफरत की। तभी वार्ड का दरवाज़ा खुला और 2 ओल्ड कपल अंदर आए। दोनों दिखने में 70 से 80 साल के लग रहे थे। उनकी आंखों में चिंता साफ साफ नजर आ रही थी। ये दोनों कोई और नहीं, ईशानी की दादाजी और दादी माँ थे। यही दोनों पूरे फैमिली में उससे प्यार करते थे। दादाजी रविकांत मेहरा, उम्र 75 ईयर्स, इन्होंने ही मेहरा कॉरपोरेशन की नींव रखी थी। दादी माँ प्रभा मेहरा, उम्र 72 ईयर्स, इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई भी कभी उसकी फिक्र नहीं करता था। आपने दादाजी और दादी माँ को देखकर ईशानी की कठोर आंखों में नरमी आ गई। दादाजी और दादी माँ उसके पास आ गए। कैसी हो मेरी बच्ची? ईशानी को देखकर प्रभा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। ईशानी छोटी सी स्माइल करके बोली, ठीक हूँ दादी माँ, आप रोइए मत। दादाजी ईशानी के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरकर बोले, मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। दादाजी के दिल में उनकी पोती की ऐसी हालत देखकर दर्द हो रहा था। वो तो उसे यहाँ खुशियाँ देने लाए थे, पर उनकी प्यारी बच्ची को किसी का प्यार नहीं मिला। ये सब हमारी गलती है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए तुम दर्द में हो मेरी बच्ची, दादी माँ ने रोते हुए कहा। आप ज़्यादा मत सोचिए दादी माँ, आपकी तबीयत खराब है, इसे और मत बिगड़ी। ईशानी उनकी हाथ को प्यार से सहलाते हुए बोली, डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया है बच्चा, कल हम तुम्हें घर ले जाएंगे। दादाजी उसकी सिर को सहलाने हुए बोले। घर का नाम सुनकर ईशानी की आंखों में फिर से अपनी अतीत घूमने लगा तो उसकी आंखों में नफरत उतर आया, पर वो अपने आप को संभाल लिया और उन दोनों को देखते हुए बोली, दादाजी दादी माँ, क्या आप मेरी बातें मानेंगे प्लीज़? ईशानी ने रिक्वेस्टिंग टोन में बोला। तो दादाजी बोले, हाँ बच्ची बोलो, तुम जो भी चाहते हो हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी उस इच्छा को पूरा करने की। मुझे दिल्ली जाना है, मैं वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप मुझे रोकना मत, उसने उम्मीद भरी आंखों से उन दोनों की तरफ देखकर कहा। दादाजी और दादी माँ को रोना आ गया, दोनों ही उसे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, पर वो जानते थे अगर वो यहाँ रुकी तो उसे हर दिन दर्द और बेइज्जती सहना होगा। ठीक है, तुम कब जाना चाहते हो? दादी माँ ने रुंधे हुए गले के साथ पूछा। कल मैं डिस्चार्ज होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी, प्लीज़ दादाजी आप बस मेरे स्कूल के ट्रांसफ़र पेपर रेडी करवा दीजिए, ईशानी ने शांत भाव से कहा। दादाजी कुछ कहना चाहते थे, उसे रोकना चाहते थे, पर वो मजबूर थे, वो नहीं चाहते थे उनकी पोती यहाँ रहकर और बर्दाश्त करे। ठीक है, मैं आज तुम्हारी सारा सामान पैक करवा दूंगा, दादाजी ने प्यार से उनकी हाथ को पकड़ते हुए कहा। तो इस पर ईशानी बोली, नहीं दादाजी मुझे कुछ भी सामान नहीं चाहिए, आप बस मेरा बैग जो मैं अनाथ आश्रम से आते वक्त लेकर आई थी और मेरे डॉक्यूमेंट्स ले आना। उसकी बात सुनकर दादाजी समझ गए कि ईशानी उस घर से कुछ भी नहीं लेना चाहती है। उनकी दिल में एक टीस सी उठी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर चले गए। उनके जाने के बाद ईशानी अपनी सुनी आंखों से सीलिंग को घूरने लगी। उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उनमें सिर्फ अंधेरा हो जिसने कोई भी झांक ना सके। सुबह के करीब 10 बजे दादाजी और दादी माँ ईशानी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उसकी ट्रांसफ़र पेपर भी ले आए थे। थोड़ी देर बाद ईशानी कार में बैठकर मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल गई। आज उसकी इस मुंबई, वही उसकी जाने के बाद दादाजी और दादी माँ मन मारकर घर के लिए निकल गए। आधे घंटे बाद वो मेहरा मैंशन में पहुंच गए जो बहुत खूबसूरत था। जैसे ही वो हॉल में आए तो उनकी नज़र लिविंग हॉल में पड़ी जहां उनका पूरा फैमिली खुद की छोटी सी बच्ची को दर्द देकर यहां सुकून से बैठे थे। दादाजी के आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, पर वो बिना कुछ बोले अपने रूम की तरफ जाने लगे।
तभी एक आवाज आई, रुकिए पापा, आप तो हॉस्पिटल गए थे ना, आज उस लड़की को डिस्चार्ज मिलने वाला था तो कहाँ है वो। दादाजी और दादी माँ ने पीछे मुड़कर देखा तो ये उनका बेटा था। फैमिली इंट्रोडक्शन। सुकेत मेहरा, उम्र 53 वर्ष, मेहरा कॉर्पोरेशन के सीईओ। आरती मेहरा, उम्र 50 वर्ष, पर वो बहुत कम एज की लग रही थी। उनका सबसे बड़ा बेटा समीर मेहरा, उम्र 26 वर्ष, दिखने में हैंडसम और मेहरा कॉर्पोरेशन की एमडी। दर्शित मेहरा, यह एक सिंगर है, उम्र 23 वर्ष, बहुत ज्यादा हैंडसम, लाखों में फैंस हैं इनके। रेहान मेहरा और अयान मेहरा, ये दोनों ट्विंस हैं, उम्र 19 वर्ष, ये दोनों अभी कॉलेज में है। ये दोनों भी दिखने में अपने भाइयों की तरह हैंडसम है, पर दोनों ट्विंस होने बावजूद भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। प्रिया मेहरा, जो हॉस्पिटल में बदल गई थी, उम्र 18 वर्ष, दिखने में अच्छी है, परेशानी के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए हमेशा उससे जलती रहती है। अब चलते हैं कहानी पर। उनकी बात सुनकर दादाजी ने गुस्से से उन्हें घुरकर देखा और बोले, तुम्हें मेरी पोती की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो जहाँ भी है ठीक है। और हाँ, आइंदा से मेरी पोती की नाम अपने जुबान में मात लेना। तुम लोग माँ बाप के नाम पर कलंक हो, जो अपनी बच्ची को दर्द देकर किसी पराई बच्ची के ऊपर प्यार लुटाते हो। उनकी बात सुनकर आरती जी, जो सोफे पर बैठी थी, उठकर बोली, पापा जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं कि प्रिया भी आपकी पोती है। उनकी बात सुनकर दादाजी गुस्से से बोले, मेरी सिर्फ एक ही पोती है और वो है ईशानी, मेरी कोई दूसरी पोती नहीं है। मैं तुम लोगों के जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ जो खुद के खून को छोड़कर किसी दूसरे के बच्चे, दूसरे की खून को अपना मान लूँ। तभी समीर बोला, दादाजी आप भूल गए हैं कि आपकी पोती ईशानी ने कुछ दिन पहले कैसे नीतू को सीढ़ियों से धक्का दिया था। दादाजी उसकी तरफ देखकर बोले, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम उसके भाई होकर भी किसी और का साथ दिया। मेरी बच्ची हमेशा सिर्फ प्यार के लिए तरसती रही, पर तुम में से किसी ने इन सालों में उसे प्यार से बात तक नहीं किया। तुम दे से माँ बाप भाई होने से अच्छा तो वो अनाथ बनकर अपनी पूरी जिंदगी बिता दे। एटलीस्ट उसे किसी की ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, रोज रोज बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा, किसी के आगे प्यार की भीख तो नहीं मांगनी पड़ेगी। तुम लोगों तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया, खुद की गलती से मेरी बच्ची को दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़कर किसी और के बच्चे को उठाकर इस परिवार की प्रिंसेस की जगह दे दिया, जो कभी उसका था ही नहीं। जब वो लौटकर आई तो मुझे लगा अब तो कम से कम मेरी पोती को दुख नहीं सहना पड़ेगा, पर तुम सबने उसे दर्द और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम उसके अपने होकर भी उसके साथ किसी पराई की तरह बर्ताव करते थे। अपनी इस गलती से उठाई बेटी और दूसरों की बातें सुनकर तुम लोगों ने उन पर भरोसा किया, पर मेरी बच्ची कहती रही कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अपने दादाजी की इतनी कठोर बात सुनकर सबको अब थोड़ा बुरा महसूस हो रहा था। तभी रेहान ने कहा, दादाजी आप प्रिया को दोष क्यों दे रहे हैं, ऐसे भी ईशानी को यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी, ठीक ही तो थी, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, सब कुछ तो मिलता था। उसका साथ देते हुए अयान बोला, हाँ दादाजी उसे कोई परेशानी नहीं थी यहाँ, और प्रिया हमारी बहन है, चाहे वो हमारी सगी बहन हो या नहीं, पर वो हमारे साथ बचपन से रही है, उसे क्या जरूरत है जो वो ईशानी के बारे में झूठ बोलेगी। दादाजी बातें सुनकर प्रिया को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। उसके दिल में ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत और भी बढ़ रही थी। वो इस फैमिली की प्रिंसेस थी, पर ईशानी की वजह से उसे गोद ली हुई बेटी कहा जा रहा है। इसकी वजह वो सिर्फ ईशानी को मानती थी, गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कसी हुई थी। पर अपने भाइयों की बात सुनकर प्रिया खुश हो रही थी, उसे बस किसी भी कीमत पर ईशानी को इस घर से बाहर फेंकना था। इन सब में बस दर्शित ही चुप था। दर्शित भले ही अपने इमोशन को शो नहीं करता हो, पर उसे ईशानी अच्छी लगती थी। दादाजी को उन सब की बातें सुनकर और भी गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी लाल आंखों से उन सब को देखा और बोले, कौन सा अच्छा खाना, कौन सा अच्छा कपड़ा, वो कपड़ा जो किसी और का पहना हुआ पुराना कपड़ा जो उसके साइज के नहीं थी, या जो खाना के साथ तुम लोगों की वजह से उसको फ्री में ताना मिलता था, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम सब। उनकी बात सुनकर सब शौक थे, खास करके चारों भाई तो सबसे ज्यादा शौक में थे। उन्होंने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया कि ईशानी किस रूम में रह रही है, कैसी कपड़े पहन रही है, क्या खा रही है। अब उन्हें थोड़ा गिल्ट फील होने लगा था। अपने मॉम, डैड और भाइयों की एक्सप्रेशन देख अब प्रिया को डर लगने लगा, कहीं सब ईशानी के साइड ना हो जाए। इसलिए उसने नाटक करते हुए कहा, दादाजी आप मुझ पर गुस्सा है तो मुझे डांट लीजिए, पर मॉम, डैड और भाइयों की इसमें कोई गलती नहीं है।
आखिरकार वो आपकी बायोलॉजिकल पोती है और मैं तो बस एक गोद ली हुई बेटी हूँ। उसने ये सब ऐसे कहा जैसे वो कितनी दयनीय स्थिति में हो। प्रिया की बात सुनकर अब सबको फिर से प्रिया की चिंता होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुख में हो। उसे देखकर सुकेत जी, आरती जी के साथ चारों भाइयों को भी एहसास हुआ कि दादाजी के शब्द कठोर है। वो उसे संभालना चाहते थे, आखिरकार बचपन से वो उन सब की प्रिंसेस रही है, उन सब की प्रोटेक्शन से बड़ी हुई है, तो उसे दादाजी की बात सुनकर दुख तो होगा ही। तभी दादी माँ ने गुस्से में प्रिया से कहा, बास करो अपना यह नाटक, इस घटिया मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दो। वैसे भी अब तुम सब खुशी खुशी इस हॉस्पिटल से उठाई हुई बेटी को जितना चाहे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे सकते हो। अब तुम सब आराम से अपनी खुद की बेटी की जगह अपने इस गोद ली हुई घटिया बेटी को दे सकते हो। क्यों, अब ईशानी इस घर में शायद कभी वापस नहीं आएगी, चली गई है मेरी पोती, अब तुम सब खुश रहो। दादी माँ इस वक्त बहुत दर्द में और गुस्से में थी। उन्हें प्रिया की सारी चालें और कारनामे पता थी, पर वो अपनी बच्ची, अपनी इकलौती पोती के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। घर के सभी लोग तो दंग थे कि ईशानी चली गई, अब वापस नहीं आएगी। आरती जी और सुकेत जी के दिल में एक टीस सी उठी। वही समीर, दर्शित, रेहान, अयान भी शौक थे। आज सबकी दिल में एक चैप्टर 3 न्यू फ्रेंड्स। चारों भाइयों की आंखों में आंसू। दादा दादी वहां से उन लोगों को देखे बिना अपने रूम की तरफ चले गए। वही हॉल में हर कोई अभी भी शौक में खड़ा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशानी हमेशा के लिए इस घर से चली गई। सबको ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी अपने को खो दिया है। वही प्रिया जो बहुत खुश थी, वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, ये सब मेरी गलती है, ईशानी मेरी वजह से यहाँ से चली गई। अगर मैं नहीं होती तो वो यहाँ से नहीं जाती, आखिरकार ये उसका ही घर है, मैं तो सिर्फ गोद ली हुई बेटी हूँ। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रिया चाहती थी कि हमेशा की तरह उसके मॉम, डैड और भाई उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे भागे। वही प्रिया को रोता हुआ देख आरती जी उसके पीछे उसे संभालने के लिए चली जाती है। पर समीर, दर्शित, रेहान, अयान अब भी वही खड़े सब कुछ सोच रहे थे। इस वक्त वो से सदमे में थे। इन 1.5 सालों में ईशानी के साथ बिताया हर पल उनकी आंखों में आकर गुजर रहा था। ईशानी का अपनी छोटे छोटे हाथों से उन सब के लिए खाना बनाना, उसकी कोमल हाथों में छोटे छोटे चोट, उनके पीछे भागना और भाई भाई बोलकर उनके आगे पीछे घूमना, उनकी मना करने के बावजूद उनसे बात करना, उन्हें राखी बांधना। जब को वो अपनी आदत के चलते प्रिया के लिए ही गिफ्ट लाते थे, फिर भी ईशानी बास उन्हें राखी बांध कर ही खुश हो जाया करती थी। सुबह सुबह उसकी चूड़ियों की खनक इस पूरे विला में गूंजता था। किसी के प्यार ना पाकर भी दादा दादी के साथ हंसती मुस्कुराती थी। उसकी वो प्यारी मुस्कान घर में गूंजती थी, जो हंसी किसी को भी सुकून दे जाए। आज वो हंसी चारों भाइयों की दिल को बेचैन कर रही थी। इन सालों में ईशानी की आदत उन्हें हो गई थी, जो शायद कभी नहीं छूटने वाली थी। समीर दर्शित से कहता है, सारी इन्फॉर्मेशन और सीसीटीवी फुटेज निकालो, हमें सब कुछ सच पता होना चाहिए। दर्शित भी हाँ में अपना सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। रेहान और आहान भी सोचते हुए वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ दिल्ली में ईशानी अपनी हॉस्टल रूम में बैठकर अपनी लैपटॉप निकालकर कुछ कर रही थी। उसकी आंखें इतनी कोल्ड थी मानो कोई अंधेरा, जहां कोई भी अपना रास्ता भूल जाए। तभी रूम में 4 लड़का एंटर करती है। जब उन चारों की नज़र ईशानी पर पड़ती है तो वो उसके पास चले जाते हैं। वही ईशानी अभी भी शांति से अपना काम कर रही थी। उसके सामने एक वेब पेज ओपन था। जैसे ही ईशानी को महसूस होता है कि कोई उसके करीब आ रहा तो वो अपना लैपटॉप बंद कर देती है। जब ईशानी अपनी चेयर से उठकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके सामने 4 लड़कियां खड़ी है, जो उसे ही एक तक देख रहे हैं। तभी उनमें से एक लड़की ईशानी के पास आकर स्माइल करके कहती है, क्या तुम ही हमारी न्यू रूममेट हो? ईशानी बस हाँ में सिर हिला देती है। तो उसके सामने खड़ी लड़की उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा के कहती है, हाय, मैं नंदिनी सहाय, वार्डन ने हमें कल ही बता दिया था कि तुम आने वाली हो। ईशानी भी स्माइल करते हुए उससे हाथ मिला लेती है और कहती है, हाय आई एम ईशानी। तभी पास खड़ी लड़की आगे आते हुए अपना मुंह फूलते हुए कहती है, मुझसे भी हाथ मिलाओ क्यूटी। उसको ऐसे मुंह फूलता देख ईशानी भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेती है और कहती है, मैं रितिका हूँ, मैं भी इसी रूम में रहती हूँ। फिर वो खुश होकर कहती, क्यूटी, तुम बिल्कुल किसी डॉल की तरह सुंदर दिखती हो। वही पास खड़े तीनों उसकी ऐसी बातें सुनकर हंसने लगते हैं।
और उनमें से एक लड़की कहती है ये कैसा कंपैरिजन हुआ भला कि डॉल की तरह सुंदर हो। वही बाकी सब भी हंसने लगते हैं। ईशानी के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी एक और लड़की जो साइड में खड़ी हंस रही थी उनके पास आकर ईशानी को देखते हुए कहती है हाय आई एम काव्या। ईशानी भी स्माइल करके उससे हाथ मिला लेती है। और मैं हूँ अनुजा। पीछे खड़ी लड़की स्माइल करके कहती है तो ईशानी भी हाय बोलकर स्माइल करती है। ईशानी बहुत चुपचाप थी इसलिए वो चारों उसे बताते हैं कि अनुजा और काव्या दूसरे रूम में रहती है और नंदिनी और रितिका इसी रूम में रहती है। तभी रितिका एक्साइटेड होकर कहती है क्यूटी मैं तुम्हें पूरे हॉस्टल कल घुमाऊंगी और जो भी तुम स्कूल के बारे में जानना चाहते वो सब तुम मुझसे पूछ सकती हो। फिर कुछ सोचकर कहती है देखना स्कूल में सब लड़के तुम्हारे दीवाने हो जाएंगे और तुम्हें मेरे साथ देखकर तो सब जल भुनकर राख हो जाएंगे। इतनी क्यूट लड़की जो मेरे साथ है। कहकर वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे वो इमेजिन कर रही हो कि वो सबसे सुपीरियर हो और ईशानी को उसके साथ देख सब उसे जलन से देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर और उसकी रिएक्शन देखकर सबको हंसी आ गई। तू लड़की है कोई लड़का नहीं जो सब तुझे ईशानी के साथ देखकर जलने लगेंगे। काव्या ने उसे चिढ़ाते हुए बोला तो काव्या की बात सुनकर सब हंसने लगे। इस थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी क्योंकि उसे ये चार लड़कियां बहुत प्यारी लगी। वही वो चारों लड़कियां भी धारा से फैमिलियर हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि धारा दिल की बहुत अच्छी है पर उसकी और काफ़ी पावरफुल है। वो ज़्यादा बातें भी नहीं करती थी। रात के 10 बजे मेहरा मैंशन में सब डिनर करके अपने रूम में चले गए थे। दादाजी और दादी माँ अपने रूम में ही थोड़ा सा डिनर कर लिया था। आज पूरा घर खाली खाली सा लग रहा था। किसी के फेस पर खुशी नहीं थी। ना ही दादा दादी के खुशी से चहकते हुए ईशानी थी ना ही डाइनिंग टेबल पर अपने मॉम डैड और भाई को आप ये डिश लीजिए वो लीजिए कहने वाली ईशानी। वही प्रिया तो अपने रूम में जाकर गुस्से में आग बबूला होकर मन ही मन में बोल रही थी इस घर से चली गई फिर भी सब उसे याद कर रहे हैं। बस कुछ दिन में सब फिर से ईशानी को भूल जाएंगे तब तक मुझे इंतजार करना होगा। उसके बाद मैं फिर से अपने मॉम डैड और भाइयों की इकलौती प्रिंसेस बन जाऊंगी। वही दूसरी तरफ समीर दर्शित ऊपर की तरफ जा रहे थे जब उनकी नज़र ईशानी की रूम पर गई। ना चाहते हुए भी उन दोनों की कदम उस रूम की तरफ चली गई। इस रूम में वो लोग कभी नहीं आए थे। अंदर से रूम छोटा था बस एक बेड था और साइड में छोटा सा कपबोर्ड था। बाकी उस रूम में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर किसी को लगे कि ये रूम इस परिवार की बेटी का है। इस रूम को देखकर समीर और दर्शित दोनों गिल्ट से भर गए। दोनों की दिल में दर्द होने लगा था। उन्होंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि ईशानी जिस रूम में रह रही है वो किसी सर्वेंट रूम जैसा दिख रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के मन में गिल्ट और पछतावा था। वही रेहान और अयान जो बाहर थे रूम को खुला देखकर वो रूम के अंदर आ गए पर रूम के अंदर आकर तो उन दोनों को ही शौक लगा। ये रूम तो कितना छोटा है। इस रूम में ईशानी रहती थी। दोनों समीर और दर्शित को देखने लगे क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ईशानी को ऐसा रूम दिया गया होगा। तभी अयान उस रूम को देखते हुए बोला भाई क्या इस रूम में ईशानी सालों से रहती थी? ये रूम तो बहुत छोटा है। हम सब के रूम की वॉशरूम भी इस रूम से बड़ा है। हम सब में से किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि ईशानी ऐसी रूम में रह रही है। वो हमारी बेहन थी। हमें उसे प्रिया की रूम जैसी अच्छी रूम देना चाहिए था, रेहान ने बोला। उन सब की आंखों में पछतावा था। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि जब से ईशानी आई है तब उन लोगों ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर वो छोटी सी बच्ची अपने फैमिली अपने भाइयों के प्यार पाने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। तभी दर्शित ने उस कपबोर्ड को खोल दिया जहां कुछ कपड़े थे। ईशानी बस वही कपड़े ले गई थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी और पहनती थी। बाकी सब कपड़े यही थे। तभी समीर आगे आते हुए बोला ये सभी कपड़े तो प्रिया की है जो उसने यूज़ किया था। क्या किसी ने ईशानी को नए कपड़े उसके मेजरमेंट के हिसाब से नहीं दिए थे? क्या उसे बस प्रिया की पुरानी कपड़े पहनने के लिए दी गई थी? अब जाकर उन्हें याद आया कि ईशानी बास सिंपल कपड़े पहनती थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी। उन्होंने कभी उसे अच्छे ब्रांडेड कपड़ों में नहीं देखा था। अब तो दर्शित की आंखों में आंसू आ गए। घर दादा दादी के अलावा दर्शित ही था जो कभी ईशानी को हर्ट नहीं करता था। वो उसे इग्नोर करता था पर ईशानी उसे पसंद थी। उसकी छोटी छोटी हरकतें उसे अच्छा लगता था। बाकी तीनों भी यही सोच रहे थे पर अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
तभी दर्शित का फोन बजा तो उसने कॉल रिसीव किया। उधर से किसी ने कुछ बोला, ठीक यहाँ ले आओ नीचे वाले थर्ड रूम में, इतना कहकर उसने फोन रख दिया और समीर को देख बोला, भाई सीसीटीवी फुटेज मिल गया है और इस घर की फुटेज तो ऑलरेडी हमारे पास है, और अपने रूम से लैपटॉप लाने चला गया। तभी एक आदमी आकर समीर को वो पेन ड्राइव दे दिया। दर्शित भी थोड़ी देर में लैपटॉप लेकर आ गया। वही रिहान और अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रिहान ने पूछा, भाई आप किस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हो? समीर ने कुछ नहीं कहा, बस लैपटॉप में फुटेज चला दिया। ये फुटेज ईशानी की स्कूल की थी। इस फुटेज को देखकर रिहान और अयान समझ गए कि उसके भाई ने सीसीटीवी फुटेज को रिकवर किया है। सब उस फुटेज को ध्यान से देख रहे थे। कुछ देर में प्रिया की फ्रेंड नीतू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसकी 2-3 स्टेप छोड़कर ईशानी आ रही थी। तभी नीतू की हील मुड़ गया और उसकी पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने लगी। ईशानी जो उससे थोड़ी दूरी पर थी वो उसे पकड़ने के लिए आगे भागी, पर तब तक नीतू नीचे गिर चुकी थी। ईशानी तो उसे बचाने की कोशिश की थी पर सबने उस पर ही दोष लगा दिया। जब वो नीचे आई तो 2 लड़कियों ने उसे धक्का दे दिया। सब ये फुटेज देखकर शॉक थे। रिहान ने बोला, ईशानी ने तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर नीतू ने उसे ब्लेम क्यों की? और प्रिया ने भी नीतू का साथ दिया। फिर दूसरा फुटेज चलने लगा। ये इंटरोगेशन रूम का फुटेज था जहां ईशानी डरी सहमी अपने सामने खड़ी ऑफिसर्स को देख रही थी। 2 लेडी ऑफिसर उसे सवाल कम कर रही थी और मार ज्यादा रही थी। ईशानी की होठों से खून बह रहा था। ये देखकर चारों भाइयों की आंखों में आंसू आ गया। दर्द सा उठ रहा था। वही प्रिया भी शौक थी कि ईशानी अपने आप ही चली गई। अब उसे ईशानी को निकलने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। अब वो फिर से मेहरा फैमिली की इकलौती प्रिंसेस बन जाएगी। कुछ ही दिन में सब ईशानी को भूल जाएंगे। ये सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चैप्टर 4 सच्चाई और पछतावा। वो सब अपने आंखों में आंसू लिए आगे की फुटेज देखने लगे, जहां ईशानी उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोल रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए। जब भी कोई उसे ज्यादा टॉर्चर करता वो बस यही कह रही, प्लीज मुझे मेरे भाई को फोन करना है, वो जरूर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। बार बार यही कह रही थी कि मेरे समीर भाई, दर्शित भाई जल्दी यहाँ आएंगे। जब भी उसे टॉर्चर किया जा रहा था वो बस यही कह रही थी, भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। 3 दिनों तक वो भूखी प्यासी तड़पती रही। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म थे, पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उन लोगों ने उसे उसी अधमरी हालत में हॉस्पिटल भेज दिया। ये सब देखकर दर्शित, जो हमेशा शांत रहता था, वो फफक फफक कर रोने लगा। ये सब मेरी गलती, मुझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी बहन का साथ देना चाहिए था। मेरी छोटी सी बहन वहां बिना किसी गलती के भूखे प्यासे तड़प रही थी, सबकी टॉर्चर सह रही थी, और हम सब यहाँ आराम से खाना खाकर खुश थे, किसी को भी उसकी परवाह नहीं हुई। वो वहाँ अपने भाइयों का इंतजार कर रही थी। उसे भरोसा था कि उसके भाई उसे जरूर यहाँ से बचा कर ले जाएंगे, पर हम तो उसके बारे में भूल ही गए। मैं अपनी बहन को नहीं बचा पाया। क्या गलती थी उसकी? ये तो मोम डैड की गलती है जो वो मेरी छोटी सी बहन की जगह प्रिया को ले आए। वो तो फैमिली होते हुए भी, चारों भाइयों की होते हुए भी किसी अनाथ की जिंदगी जी रही थी। बचपन से उसकी सारी खुशियां प्रिया को मिली। मेरी बहन की क्या गलती थी इसमें? जब वो घर आई तो हम सब प्रिया की फीलिंग्स के बारे में सोचकर उसे पराये जैसा व्यवहार किया, उसे इग्नोर किया, जबको वो इतनी छोटी होकर भी हम सबसे प्यार करती थी, रिश्ते को समझती थी। दर्शित रोते हुए खुद को थापड़ मारे जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर समीर, रिहान, अयान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तीनों दर्शित को संभालने लगे। समीर बोला, बस हमें इस घर की फुटेज देखनी है, जिसने भी हमारी बहन को परेशान किया है उन सबको सजा मिलेगी। फिर दर्शित खुद को कंट्रोल करके घर की फुटेज चला दिया, जहां नौकर भी ईशानी को धमकाते हुए बातें कर रहे थे, जैसे ईशानी इस घर की नौकर हो। कभी वो ईशानी के ऊपर जानबूझकर काफी गिरा देते, तो कभी अपने भाई के लिए प्यार उसकी बनाए खाने को गिरा देते। ईशानी बास मन मारकर दुखी होकर चली जाती। कभी कभी रात को जब ईशानी पढ़ाई की वजह से लेट जो जाती तो नौकर उसे खाना नहीं है बोल देते थे। ईशानी नम आंखों से पानी पीकर चली जाती थी। ये सब देखकर तो चारों की आंखों दर्द और गुस्सा भर आया। उनकी दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो। अयान ने नम आंखों से कहा, क्या सालों से ईशानी को इस घर में ऐसे ही परेशान किया जा रहा था, पर उसने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं?
तो दर्शित बोला, क्या हमने कभी उसकी बात सुनने की कोशिश किया है? जब भी वो हमारे पास आती हम उसे इग्नोर करके चली जाती तो कैसे बताती वो सबको कि उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। फिर सबको देखते हुए बोला, मुझे मेरी बहन को ढूंढना है, चाहे तुम में से कोई चाहे या ना चाहे। प्रिया, बुरा लगे तो भी मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बहन से माफ़ी मांगना है, मुझे उससे उसकी सारी हक वापस देना है जो बचपन से सिर्फ उसका होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी शेयर भी अपनी बहन को दे दूंगा जो आज तक प्रिया को मिल रही है। वो मुझे जो भी सजा दे मैं मानने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे अपनी बहन इस घर में वापस चाहिए। वो इस घर की प्रिंसेस है तो उसे अनाथ की तरह नहीं, एक प्रिंसेस की तरह जीना चाहिए। इतना कहकर दर्शित वहां से चला गया। समीर, रेहान और अयान भी दर्शित के पीछे पीछे चले गए। उन्होंने दर्शित को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें भी अब ईशानी को ढूंढना था। सुबह के वक्त दादाजी और दादी माँ को छोड़कर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तभी समीर ने सारे सर्वेंट को वहां बुलाया, सब एक साथ खड़े थे। तभी दर्शित गुस्से में उनमें से 4 सर्वेंट के पास जाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? तुम सब नौकर हो पर बिहेवियर मालिक जैसा करते हो। तभी समीर अपनी सर्द आवाज में बोला, आज से तुम सबको जॉब से निकाला जाता एंड मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम लोगों को कहीं भी जॉब ना मिले। तभी आरती जी ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतने गुस्से में क्यों हो और इन लोगों प्रिया को कब परेशान किया? सुकेत जी भी कंफ्यूज थे कि उसके बेटे आज इतने गुस्से में क्यों है। उन्होंने दर्शित को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा था। तभी दर्शित कहता है, प्रिया नहीं, मैं अपनी बहन ईशानी की बात कर रहा हूँ जिसे इन लोगों ने परेशान। इन लोगों की वजह मेरी बहन कितनी बार भूखे पेट सोई है। वही दर्शित की बात सुन सुकेत, आरती, प्रिया तीनों शॉक थे। ये पहली बार था जो उन लोगों ने दर्शित तो इतने गुस्से में देखा था, वो भी ईशानी के लिए। वही प्रिया तो दर्शित के मुंह से ईशानी के लिए बहन सुनकर डर गई थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ईशानी फिर से इस घर में ना आ जाए। और उसकी भाइयों की एक्सप्रेशन से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उन लोगों ने पूरी तरह से ईशानी को अपना बहन मान लिया। यही सब सोचकर वो परेशान हो रही थी। क्या कहा तुम लोगों ने? इन लोगों ने ईशानी को परेशान किया? सुकेत जी ने सबको देखकर पूछा। उनकी सवाल सुनकर रेहान ने सबको सब कुछ बता दिया कि कैसे इन लोगों ने मिलकर ईशानी को कितना परेशान किया था, कैसे उसे भूखा रहना पड़ा था। रेहान की बात सुनकर आरती जी को अपने दिल में एक कसक सा महसूस हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुकेत जी को भी खुद पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने ईशानी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। आखिर करती तो वो उनकी खुद की बेटी। ईशानी के लिए सबको इमोशनल होता देख प्रिया तो अब और परेशान होने लगी। उसे तो पहले से ही पता था कि ये सब ईशानी को परेशान करते हैं, पर वो तो इस बात से खुश थी। आपने दिल में गुस्से को दबाकर वो मासूम बनकर फिक्र करने का नाटक करते हुए पूछी, अगर ये लोग ईशानी को परेशान करते थे तो ईशानी ने किसी को बताया क्यों नहीं? उसकी इस सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया। अपने भाइयों को खुद को इग्नोर करता देख उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने आगे कुछ नहीं बोला। तभी समीर प्रिया को देखते हुए सख्त टोन में बोला, प्रिया, क्या तुमने खुद देखा था ईशानी को नीतू को धक्का देते हुए? अपने भाई के सवाल सुन और उसकी ठंडी नज़र खुद पर पाकर एक पल के लिए प्रिया डर गई। पर उसे समझ आ गया था कि उसकी भाइयों को पता चल गया है कि ईशानी बेकसूर है। तो उसने मासूम बनते हुए कहा, नहीं भाई, मुझे नीतू ने ही कहा था कि ईशानी ने उसे धक्का दिया था। सुकेत अपने बेटों को देखकर बोला, आखिर बात क्या है? क्या नीतू ने ईशानी के बारे में झूठ बोला था? तो अयान ने अपने माँ पापा को सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो सुकेत जी और आरती की आंखें भी नम हो गई, पर अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। तभी सुकेत जी गुस्से से अपने घर की बटलर को बुलाया। जैसे ही बटलर वहां आया तो उन्होंने उसे एक थापड़ लगा दिया और बोले, मैंने तुम्हें बोला था ना ईशानी के लिए अच्छे से रूम रेडी कर दो, तो तुमने उसे ऐसी घटिया रूम क्यों दिया? और तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि घर की नौकर क्या कर रहे हैं? उनकी बात सुन बटलर अपनी सिर झुकाते हुए बोला, मैंने एक रूम तैयार किया, ऊपर अच्छे से डेकोरेट भी किया था, पर वो रूम प्रिया मैम को पसंद आ गया। वो उस रूम को अपनी पर्सनल वार्डरोब बनाना चाहती थी। उन्होंने आखिर टाइम पर वहां अपने वार्डरोब सेट करने को बोला तो मैंने ईशानी मैम को उस रूम में रहने को बोल दिया ताकि मैं उनके लिए कोई नई रूम प्रिपेयर कर दूं। ईशानी मैम ने भी कोई कंप्लेंट नहीं किया उस रूम को लेकर। मैंने 1 महीने बाद उनके लिए एक नई रूम तैयार करने के बाद इन सर्वेंट को बोला था कि मैम को बता दे कि नई रूम तैयार है।
इन लोगों ने मुझे कहा कि ईशानी मैम ने मना कर दिया और बोले कि वो उसी रूम में ठीक है। वो नौकर अब डर से कांप रहे थे तो समीर गुस्से से उन्हें घुरकर देखते हुए बोला, अब सच बताओगे या जेल जाओगे? उसकी बात सुन नौकर डर गए, पहले ही वो बर्बाद हो चुके, अब वो जेल नहीं जाना चाहते थे। उनमें से एक ने आगे आकर कहा, सर ईशानी मैम के आने के बाद प्रिया मैम काफ़ी दुखी लग रहे थे। हमें लगा कि ईशानी मैम प्रिया मैम की जगह लेने की कोशिश कर रही है, इसलिए हमने झूठ बोला कि मैम कमरे में शिफ्ट नहीं होना चाहती। उसकी बात सुनकर सब शॉक थे और सभी भाई तो गुस्से से पागल हो रहे थे। समीर ने गार्ड को इशारा किया तो गार्ड उन सबको घसीटते हुए वहां से ले गए। उनकी चिल्लाने की आवाज़ हॉल तक आ रही थी। तभी प्रिया अपनी आंखों में आंसू लाते हुए एक्टिंग करते हुए कहती है, सॉरी भाई, मुझे नीतू की बातों में आकर ईशानी को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा ईशानी अनाथ आश्रम में रहती थी तो वहां रहने वाले बच्चे बहुत बदतमीज होते हैं। मैंने सोचा वो वहां की बच्चों के साथ बिगड़ गई होगी, इसलिए उसने नीतू को धक्का दे दिया है। पर मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना झूठ बोलती होगी। उसकी बातें सुनकर दर्शित गुस्से में बोला, अपनी सोच को लगाम दो। और तुम भूल रही हो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जगह ईशानी को ले गए थे, जो मर गए थे। अगर तुम उनके साथ होती तो ईशानी के जगह तुम अनाथ आश्रम में रहती। जो जिंदगी ईशानी अनाथ आश्रम में जी रही थी वो तुम जी रही होती, और ईशानी इस घर की प्रिंसेस की तरह रह रही होती जो कि उसकी जगह है। क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी मिला है सब उसका था, तुम्हारा नहीं। तो आज के मुझे किसी के भी मुंह से मेरी बहन की बारे में एक भी बात नहीं सुननी है। तभी समीर का फोन रिंग हुआ और उधर की बातें सुनकर समीर शॉक रह गया। उसके फोन रखने के बाद दर्शित ने पूछा, क्या हुआ भाई? तो समीर उसे देखते हुए बोला, जिन पुलिस वालों के खिलाफ हम कार्रवाई करना चाहते थे उन्हें ऑलरेडी जॉब से निकाल दिया गया है और अभी वो सब जेल में है, और नीतू के फैमिली बिजनेस को भी किसी ने रातों रात बर्बाद कर दिया है। समीर की बात सुन चारों भाई शॉक थे कि ये सब किसने किया, कौन है उनके अलावा जो ईशानी का बदला ले रहा है। वही प्रिया उन्हें देखकर फिर रोते हुए बोली, अगर मैं नहीं होती तो ईशानी इस घर में होती। वो इस घर की असली बेटी है। उसे पूरा भरोसा था कि उसके पेरेंट्स और भाई उसकी आंसू देख पिघल जाएंगे। पर दर्शित उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे समीर, अयान और रेहान भी चले गए, क्योंकि दर्शित की एक एक बातों में सच्चाई थी। प्रिया तो बस उन्हें देखती रह गई। आज उसकी चाल, उसकी आंसू भी किसी काम नहीं आया। सुकेत जी और आरती जी भी दुखी थे। दर्शित की बातों ने उन्हें झंझोर के रख दिया था। फिर उन्होंने प्रिया को अपने भाइयों की बातों का बुरा न मानने को बोलकर वहां से चले गए। प्रिया भी गुस्से में अपनी दांत पीसते हुए, पैर पटकते हुए वहां से चली गई। चैप्टर 5, ईशानी का मुंबई लौटना और मेहरा मैंशन में वापसी। 4 साल बाद दिल्ली की सुनसान सड़कों पे गाड़ियों का एक काफिला तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर में सारी गाड़ियां जंगल के बीचों बीच एक बड़े से बिला के सामने आकर रुकी। वो बिला पूरी तरह से गार्ड से घिरा हुआ था। तभी एक गार्ड ने आगे आते हुए बीच वाली कार का दरवाजा खोल दिया तो एक इंसान अपनी डेंजरस और के साथ बाहर निकला। उसके पीछे 4 और इंसान बाहर निकले। बॉस आप आ गए, ये कहते हुए एक आदमी दौड़ते हुए उस इंसान के पास आकर खड़ा हो गया। हाँ, क्या वो लोग पड़ के गए? सामने वाले इंसान ने अपनी कोल्ड टोन में बोला, जो एक लड़की की थी। उसकी ग्रे आंखें बहुत कोल्ड थी, जिसका आधा चेहरा ब्लैक मास्क से कवर्ड थी। उसने ब्लैक हुडी डाल रखी थी। हाँ बॉस, वो दोनों इस वक्त बेसमेंट में है। फिर मुंह बनाकर कहता है। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे कान में तो दर्द होने लगा है। कहीं अगर मैं बेहोश हो गया तो आपकी स्वीट स्वीट आवाज़ से डेंजरस धमकी कैसे सुनूंगा। ये सब बोलते हुए वो इमेजिन करने लगा उसके बॉस सामने खड़े उसके ऊपर चिल्ला रही है, पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये सोचते हुए वो अपना सिर जोर जोर से नामे हिलाए जा रहा था। उसकी ऐसी हरकतों से पीछे खड़ी 4 लड़का जोर जोर से हंस रही थी। उन सब की हरकतों से उस लड़की को और गुस्सा आ गया। जस्ट शट अप, एक और वर्ड नहीं, उस लड़की ने अपनी सर्द आवाज में बोला। वही अपने बॉस की इतनी खतरनाक आवाज सुन वो आदमी जो उसकी असिस्टेंट नकुल था, वो तुरंत चुप हो गया। वही पीछे खड़ी लड़कियां भी चुप हो गई। सब अंदर बेसमेंट में चले गए, जहां सामने 2 आदमियों को बांध कर रखा गया था। उनके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे। वो लड़की सामने सोफे पर किसी क्वीन की तरह बैठ गई और अपनी खतरनाक आवाज में सामने दोनों आदमियों को देखकर बोली, किसने भेजा था तुम्हें?
उसकी सवाल सुन वो दोनों हंसते हुए बोले, तुम्हें क्यों लगता है कि हम तुम्हें बता देंगे? चाहो तो हमें मार दो, फिर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। तभी सामने बैठे लड़की हंसते हुए बोली, क्वीन के टेरिटरी में आने के बाद आज तक किसी को आसान मौत कभी नसीब नहीं हुआ। वही क्वीन नाम सुनते ही वो दोनों आदमी जो अब तक बिना डरे बैठे हुए थे, अब डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि क्वीन कौन है। क्वीन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड में सबको खौफ से भर देने वाली शैतान थी। ऐसा कहा जा सकता है ये लड़की अंडरवर्ल्ड की क्वीन थी। इसकी गैंग में कितने लोग कौन सी स्टेट में कौन सी कंट्री में फैले हुए हैं, ये बता पाना मुश्किल है। दोनों की आंखें डर से फैल गई थी। तभी उस लड़की ने कुछ निडल एक आदमी के तरफ फेंक दिया। वो आदमी दर्द से छटपटाने लगा। उसे देख दूसरा आदमी डर गया, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्वीन हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये आपकी टेरिटरी है। हमारे गैंग को बस कॉन्ट्रैक्ट मिला था एक्सपेरिमेंट की गई सीरम को चोरी करने का, बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमें माफ कर दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठी लड़की की आंखें सिकुड़ गई। अब उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने वाले के बारे में कुछ नहीं पता। वो आगे कुछ नहीं बोलती वहां से उठकर चली जाती है। वही उसके पीछे पीछे वो 4 लड़कियां भी बाहर चली जाती है। उसका असिस्टेंट नकुल गार्ड्स को कुछ ऑर्डर देकर उनके पीछे चला जाता है। सब ऊपर की तरफ चले जाते हैं जो किसी हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। हर एंट्री पर रोबोटिक आवाज सुनाई दे रही थी। फिंगरप्रिंट के बिना उसके अंदर कोई नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी फिंगरप्रिंट देकर अंदर चले जाते हैं। अंदर एक आलीशान हॉल था जहां ऊपर की तरफ लैब था, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग रूम बनाए गए थे। चारों लड़कियां सोफे पर बैठ गई तो उनमें से एक लड़की बोली, क्यूटी दादी माँ का कॉल आया था। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुझे वापस बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर उस लड़की की इमोशनलेस आंखें कुछ पल के लिए इमोशन से गई। तभी दूसरी लड़की बोली, ईशानी तुझे जाना चाहिए, अन लोगों की वजह से तुम अपनी दादी तो इसे हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकती है ना। तू तो जानती है ना वो तुझे कितना प्यार करते हैं। वही वो लड़की जो और कोई नहीं ईशानी थी, और उसके पास बैठे चारों दोस्त नंदिनी, ऋतिका, काव्या और अनुजा थे। हाँ इशू तुझे जाना चाहिए, काव्या ने भी उसे समझाते हुए बोला। वही ईशानी बस सबकी बातें सुनकर रही थी। वो कहाँ है ये सिर्फ उसके दादा दादी को पता था। उसकी दादा दादी भी उसके दोस्तों से बात करते थे जब भी ईशानी फोन नहीं उठती या बिजी होती थी। चारों दोस्तों को उसके सारे काम और सारे आइडेंटिटी के बारे में पता था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी नंदिनी का फोन बजा। कॉलर आईडी देखकर उसने जल्दी से फोन उठा लिया और बोली, जी दादाजी। उधर से एक रौबदार आवाज आई, जरा मेरी प्यारी पोती से बात कराए। दूसरी तरफ की बात सुनकर नंदिनी का मुंह बंद, उसने अपनी फोन ईशानी के तरफ बढ़ा दिया। तो ईशानी ने फोन को स्पीकर पर कर दिया और बोली, हाँ दादाजी बोलिए। तो उधर से वो आवाज ईशानी के आवाज सुनकर सॉफ्ट आवाज हो गया। फिर वो बोले, मेरी प्यारी पोती, अगर तुम मुंबई जा रही हो तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम अपना ध्यान रखेगी और मुझसे जब मैं बुलाऊं मिलने आओगी। उनकी इतनी प्यारी आवाज सुनकर नंदिनी अजीब मुंह बनाकर बोली, आपने मुझसे तो कभी इतने प्यार से बात नहीं किया। दूसरी साइड के इंसान ने नंदिनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, फिर कुछ हिदायत देकर कॉल काट दिया। नंदिनी को देखकर सबको हंसी आ गई। सबको हंसता देख नंदिनी चिढ़ते हुए बोली, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, ईशानी तो सबकी जान है, ऐसे भी कोई भी नहीं चाहता को वो वहां जाए। तभी ऋतिका बोली, हम सब भी बहुत जल्द जाने वाले हैं, इसलिए डोंट वरी, और ऐसे भी वहां मेरी फैमिली भी तो है, और मेरे दादाजी जो कब से क्यूटी को बुला रहे हैं, उनकी नज़र तो हमेशा अपनी प्यारी पोती पर है ही। सब बातें कर ही रहे थे कि तभी ईशानी ने नकुल को देखते हुए बोला, जेट रेडी करो, हम मुंबई जा रहे हैं, तुम भी मेरे साथ ही जा रहे हो, इसलिए जैकी को कॉल करके बता दो वो यहाँ आ जाए, और यहाँ का काम भी मेरे वापस आने तक वो ही संभालेगा। नकुल ने जी बॉस कहकर अपना सिर हिला दिया और अपने बॉस की ऑर्डर को पूरा करने चला गया। तभी वहां एक डॉक्टर आता है और ईशानी को कुछ बोलता है, तो ईशानी उसके साथ लैब के अंदर चली जाती है। सुबह के 7 बजे मेहरा मैंशन। आज दादा दादी बहुत खुश थे, आज 4 साल बाद उनकी प्यारी पोती उनसे मिलने आ रही थी। वही घर के बाकी सब नॉर्मल थे, वही दर्शित भी खुश था। उसने ईशानी को बहुत ढूंढा था पर उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। 4 सालों में प्रिया ने अपने इमोशनल एक्टिंग से फिर से उन लोगों को पिघला दिया था।
वो बहुत खुश थी क्योंकि ईशानी के जाने के बाद वो फिर से इस घर की इकलौती प्रिंसेस बन गई थी। बाकी सब ने भी प्रिया की चलो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार बचपन से वो अपनी मॉम, डैड और भाइयों की प्रिंसेस थी, इसलिए कोई बचपन का रिश्ता तो तोड़ नहीं सकता ना। पर जब प्रिया ने सुना कि ईशानी इस घर में वापस आ रही है, वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसने सोच लिया था वो कभी भी ईशानी को इस घर में रहने नहीं देगी। इस बार तो शायद उसके भाई भी ईशानी के लिए पिघल जाए। अगर सबने उसे अपना मान लिया तो प्रिया ने जो इमोशनल कार्ड खेला था वो सब बर्बाद हो जाएगी। जब पहली बार उसे पता चला था कि वो इस घर की बेटी नहीं है और ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बेटी है, तो उसने बहुत ड्रामा किया था अपने मॉम, डैड और भाइयों के सामने। बहुत इमोशनल ड्रामा किया था जिस वजह से उनमें से किसी ने कभी ईशानी को नहीं अपनाया। उसके बाद भी वो अपनी इमोशनल ड्रामा और छोटी छोटी बातों से ईशानी को सबके नज़रों में बुरी बना देती थी, जिस वजह से सब ईशानी को इग्नोर करते थे। वो बस यही सोच रही थी कि कैसे वो फिर से ईशानी को पिछली बार की तरह सबकी नज़रों में बुरा बनाकर उसे इस घर से बाहर फेंक देगी। पर उसे क्या पता कि जो ईशानी इस घर में आ रही वो पहले वाली मासूम ईशानी नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों को पलक झपकाए बिना मौत के घाट उतार देने वाली डेविल है। वहीं दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक लड़की ब्लैक जीन्स, ब्लैक ओवरकोट में अपने फेस पर मास्क लगाए प्राइवेट जेट से नीचे उतरती है। उसका ऑरा बहुत पावरफुल था। उस लड़की की ग्रे आंखें बेहद ठंडी थी। वो लड़की बिना किसी पर ध्यान दिए बाहर की तरफ जाने लगती है। उसके पीछे पीछे दो बॉडीगार्ड के साथ एक इंसान भी आ रहा था। सबकी नज़र उस लड़की के तरफ ही थी। उसकी डेंजरस ऑरा और फेस पे मास्क होने के बावजूद वो इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि न चाहते हुए भी सबकी नज़रें उस पर ही ठहर रही थी। वो लड़की सबकी नज़रों को इग्नोर करके एयरपोर्ट से बाहर आ जाती है। बाहर ड्राइवर कार लेकर खड़ा था। वो बिना किसी इमोशन के उस कार में बैठ जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी आगे सीट पर बैठ जाता है। वो दो बॉडीगार्ड भी दूसरे कार में बैठ जाते हैं। तभी आगे बैठा इंसान जो कि नकुल था, वो अपने पीछे बैठी ईशानी को देखकर बोलता है, मैम लगता है आपके विश्वंभर दादाजी ने इन दोनों नमूनों को आप पर नज़र रखने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर ईशानी बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। उसे पता था उसके विश्वंभर दादाजी उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो जरूर उसके पीछे अपने गार्ड लगाएंगे जो उन्हें ईशानी की खबर देता रहेगा। 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी मेहरा मैंशन के आगे आकर रुकी। ईशानी गाड़ी से निकलकर मैंशन के अंदर चली गई। नकुल भी उसके पीछे पीछे चला गया। वही हॉल में दादाजी और दादी माँ कब से गेट के तरफ ही देख रहे थे और बाकी सब उन्हें देख समझ पा रहे थे कि वो ईशानी को देखने के लिए बेताब है। तभी ईशानी गेट से मेन हॉल की तरफ आने लगी। ईशानी ने इस वक्त अपना मास्क उतार दिया। ईशानी को देखकर दादाजी और दादी माँ खुश हो गए। दादी माँ उठकर ईशानी के पास चली गई। ईशानी ने उनके पैर छू लिए। दादी माँ ने खुशी से ईशानी को अपने गले से लगा लिया। फिर ईशानी अपने दादाजी के पास चली गई जो व्हीलचेयर पर बैठे थे। डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा चलने से मना किया था। ईशानी ने उनके पैर छू लिए तो दादाजी धीरे धीरे खड़े होकर ईशानी को अपने गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी पोती को इतने सालों बाद देख के अब उनकी दिल को सुकून मिल रहा था। वही हॉल में खड़े बाकी सब भी ईशानी के तरफ ही देख रहे थे, पर ईशानी ने सबको इग्नोर कर दिया। वो उन सबको एक नज़र देख भी नहीं रही थी और ये बात उन सबको खल रहा था। चैप्टर 6 बेरुखी, मोक्ष राजवंश। ईशानी की प्रेजेंस उसे सबसे अलग बना रहा था। वो पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। पहले उसकी चेहरे पर जो मासूमियत रहती थी वो अब कहीं नहीं थी। अब उसकी चेहरे पर एक कोल्डनेस थी जिसे वो अपनी दादा दादी के सामने छुपा रही थी। उसका आसपास का ऑरा बहुत पावरफुल था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास एक इनविजिबल दीवार हो जिसे उसकी परमिशन के बिना कोई पार नहीं कर सकता। तभी दादी माँ उनके पास आकर बोली, जाओ बेटा फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे दादाजी ने खुद तुम्हारे लिए रूम सिलेक्ट करके रेडी करवाया है। तभी पीछे से नकुल आते हुए बोला, मैम ये आपका बैग। तभी दादाजी, जाओ उसके रूम में रख दो। फिर एक बटलर नकुल को अपने साथ ले गया। उसके हाथ में बस एक ही लगेज था, पर वो जानता था इस लगेज में कुछ इम्पोर्टेंट सामान है, इसलिए वो खुद ही उसे रूम में रखना चाहता था। तभी आरती जी आगे आकर बोली, तुम कैसी हो? उनका सवाल सुनकर भी ईशानी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने दादा दादी से बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? उससे पहले कि दादाजी या दादी माँ कुछ बोलते,
प्रिया उसके पास आकर बोली, ईशानी तुम मॉम को इग्नोर क्यों कर रही हो? उन्हें बस तुम्हारी फिक्र है इसलिए वो तुम्हें कुछ पूछ रही है तो तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये सब वो ऐसे बोल रही थी जैसे उसे आरती जी के लिए कितना बुरा लग रहा हो। उसकी बात सुनकर ईशानी उसकी तरफ मुड़ गई और उसका चेहरा इस वक्त कोल्ड था। उसने अपनी सख्त आवाज में बोला, मिस प्रिया, अच्छा होगा कि आप मुझसे दूर रहे और मेरी मैटर में बोलने की कोशिश ना करे। फिर अपने दादाजी दादी माँ की तरफ देखकर बोली, मैं अपने रूम में फ्रेश होने जा रही हूँ। इतना कहकर जिस रूम की तरफ नकुल गया वो उसी तरफ बढ़ गई। वही ईशानी की बिहेवियर और टोन से सब शौक में थे। जब ईशानी यहाँ थी तो वो हमेशा उनसे अच्छे बात करती थी, चाहे कोई कुछ भी कहे वो बस हंस के टाल दिया करती थी। किसी से ऊंची आवाज बात करना तो दूर, वो तो पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। चारों भाई एक दूसरे को देख रहे थे, उनकी दिल में टीस सी उठ रही थी। वो बहन जो उनके पीछे भाई भाई कहकर भागती थी वो अब डे से कहीं खो गई थी। वही प्रिया भी शौक थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी इतनी बदल गई होगी। उसे तो लगा इस बार भी वो ईशानी को अपने चाल में फंसाकर बाहर फेंक देगी। फिर मन में सोचती है, लगता है बाहर रहकर इसके पर निकल आए हैं। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन में मैं इसका हाल पहले जैसा ही कर दूंगी। वही ईशानी रूम में पहुंचकर नकुल से बोली, तुम जाओ फ्लैट में ही रुकना और यहाँ की बेस सिक्योरिटी बढ़ा दो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ के काम देखो। ओके बॉस। थोड़ी देर में नकुल वहां से चला गया। ईशानी फ्रेश होकर नीचे दादा दादी के पास चली गई। सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। ईशानी भी अपने दादा दादी के पास ही बैठी थी। सर्वेंट सबको खाना सर्व करने लगे। आज दादी माँ ने नौकर से कहकर ईशानी की फेवरेट डिश तैयार करवाया था। ईशानी को पता था कि ये सब उसकी दादी माँ का काम है, इसलिए उसने अपनी दादी माँ की तरफ देखकर स्माइल करके बोली, थैंक यू दादी माँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम मुझे थैंक यू कह रही हो? अगर मैं अपनी इकलौती पोती के लिए ये सब नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? तभी प्रिया जो गुस्से में थी अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए मासूम बनते हुए बोली, दादी माँ क्या मैं आपकी पोती नहीं हूँ? पर दादी माँ ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। खुद की इतनी इंसल्ट होता देख प्रिया के मन में ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत और भी बढ़ गया। तभी दादाजी बोले, क्या सारा प्यार सिर्फ अपने दादी माँ के लिए? हमारे लिए कुछ भी? हम भी तो अपनी प्यारी पोती को कितना मिस कर रहे थे। उनकी बात सुनकर ईशानी की फेस पर एक लंबी मुस्कान आ गई। मैंने भी आप दोनों बहुत याद किया दादाजी दादी माँ। वही सुकेत जी आरती जी और उसके चोरों भाई बस उनके बात सुन रहे थे और उनके मन में बस यही चल रहा था कि क्या ईशानी ने उन्हें कभी याद नहीं किया। वही समीर और दर्शित की आंखें नम हो गई। वो सब तो अपनी बहन की यादों में भी नहीं है। वैसे भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया को ईशानी उन्हें याद रखे। तभी ईशानी का फोन रिंग, कॉलर आईडी देखा जिस पर देखकर उसने कॉल रिसीव किया। वो यहाँ से उठकर जाने ही वाली थी कि दादाजी ने उसे रोक दिया। खाने की वक्त उठकर नहीं जाना चाहिए, तुम यही बैठकर बात कर लो मेरी बच्ची। उनकी बात सुनकर ईशानी वही बैठ गई। उसने फोन स्पीकर पर रख दिया और खाना खाने लगी। तभी उधर से एक नाराज आवाज आए, तुम यहाँ से मुंबई चली गई और अपने पापा को बताना जरूरी नहीं समझा? उनकी बात सुन ईशानी की आंखों में नरमी आ गई। सॉरी पापा, आप मीटिंग के लिए चले गए थे, मैं जल्दी में आपको बताना भूल गई। तभी उधर से एक औरत की आवाज आई, इशू बेटा तुम अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सेफली पहुंच गई ना बेटा? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आने में कोई परेशानी नहीं हुई, ईशानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और हाँ, अपना ध्यान रखना, नहीं तो अगर तुम्हें एक खरोच भी आई और तुम्हारे पापा ने सुन लिया तो अगले पल तुम्हारे पापा वहाँ अपनी गार्ड्स और प्राइवेट जेट भेज देंगे तुम्हें लेने के लिए। उनकी बात सुनकर ईशानी को हंसी आ गई तो वो बोली, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपना ध्यान भी रखूंगी। हाँ, ऐसे भी तुम्हारे प्यारे दादाजी ने तो तुम्हारे पीछे अपने गार्ड्स लगा रखा है, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। ऐसे ही कुछ देर बात करने के बाद ईशानी ने फ़ोन रख दिया और चुपचाप खाने लगी। वही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी किससे बात कर रही थी और उन्हें अपना माँ पापा क्यों कह रही थी। वही ईशानी के मुंह से किसी और के लिए माँ पापा सुनकर सुकेत जी और आरती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पर दादाजी और दादी माँ शौक नहीं थे, क्योंकि वो जान गए थे कि ये जरूर ईशानी की दोस्त नंदिनी के पेरेंट्स होंगे, क्योंकि ईशानी उन्हें ही माँ पापा बुलाती थी।
तभी दर्शित बोला, तुम इतने सालों तक कहाँ थी, तुमने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उसका सवाल सुनकर ईशानी ने बिना देखे ही बोला, मैं कहाँ थी, ये मेरे अपनों को पता है, इसीलिए आपको मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर मेहरा। ईशानी की बातें सुनकर दर्शित का मन भारी हो गया। उसकी बहन अब उसे भाई की जगह मिस्टर मेहरा बुला रही थी। उसे याद आया कैसे ईशानी उसके आगे पीछे घूम के उसे भाई भाई कहकर बुलाती थी, पर वो उसे हमेशा इग्नोर कर देता था। ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। तभी सुकेत जी थोड़े गुस्से से बोले, क्या अपने भाई से ऐसे बात करते हैं? उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें और सर्द हो गई। उसने उनकी तरफ एक नज़र देखते हुए बोली, मिस्टर मेहरा, मैं यहाँ सिर्फ अपने दादा दादी की वजह से आई हूँ, इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपनी बातें अपने तक ही रखें। जब मैं यहाँ से गई थी अपने दादा दादी को छोड़कर बाकी सबसे मैंने अपना रिश्ता तोड़ दिया था। फिर वो अपने दादा दादी की तरफ देखकर बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। उसके दादाजी और दादी माँ ने भी हाँ बोल दिया तो वो ऊपर की तरफ चली गई। तभी प्रिया मौका देखकर उदास होने का नाटक करते हुए बोली, मुझे लगता है ईशानी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं है। आखिरकार इतने सालों तक मैंने उसकी जगह लिया है। उसकी बात सुनकर समीर बोला, उसने तुम्हें कुछ नहीं बोला और ना ही उसने तुम्हारा नाम लिया, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबको समझ आ गया था कि अब ईशानी पहले जैसा नहीं रही, उसने खुद को पूरी तरह से बदल दिया है। अब उसके दिल उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब उन सबको समझ आ रहा था कि जब कोई अपना आप को इग्नोर करे तो कैसा लगता है। पर चारों भाइयों ने हार नहीं माना था। उन्हें यकीन था कि जरूर एक दिन वो ईशानी को मना लेंगे। तभी दादाजी अपने कड़क आवाज में बोले, तुम लोग आगे से उसे परेशान मत करना, उसे यहाँ शांति से रहने दो। वहीं दूसरी तरफ एक 40 मंजिला बिल्डिंग जिसके टॉप पर बड़े बड़े अक्षरों में राजवंश कॉर्पोरेशन लिखा हुआ था। उस बिल्डिंग के 40th फ्लोर पे एक केबिन में एक शख्स सीईओ की कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। वो दिखने में किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा। उसकी काली गहरी आंखें जो इस वक्त लैपटॉप पर था, हल्का बियर्ड, शार्प फीचर्स, गेहुआ रंग, 6 फीट 1 इंच हाइट, उसे देखकर कोई भी लड़की दीवानी हो जाए। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ तो उस शख्स की गहरी आवाज सुनाई दिया जो कम इन बोल रहा था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया और अपना सिर झुका के बोला, बॉस हमें उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अपने असिस्टेंट की बातें सुन उस शख्स की इमोशनलेस आंखों में कुछ पल के लिए चमक आ गई, पर उसने उसे बखूबी से छुपा लिया और अपने असिस्टेंट को बोलने का इशारा किया तो उसका असिस्टेंट बोला, सर मैम का नाम ईशानी मेहरा है, वो मेहरा फैमिली की असली बेटी है। वो पैदा होते वक्त बदल गई थी और बचपन से अनाथ आश्रम में थी। जब 6 साल पहले मेहरा फैमिली को पता चला तो उनके दादाजी रविकांत मेहरा और दादी प्रभा मेहरा उन्हें आश्रम से यहाँ ले आए, पर उनकी घर में कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। फिर 4 साल पहले उनके बारे में झूठ बोलकर उन्हें जेल भेज दिया, जहां उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था। जब उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया था तो उनकी हालत बहुत खराब थी। 3 दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज दे दिया था, पर वो यहाँ से दिल्ली चली गई। उसके 2 दिन बाद जिन ऑफिसर्स ने झूठे केस में उन्हें टॉर्चर किया था, उन पुलिस वालों के खिलाफ बहुत सारी सबूत मीडिया को अननोन अकाउंट के जरिए दिया गया था और उन्हें जॉब से निकालकर जेल भेज दिया गया था। और जिस लड़की ने ये झूठा इल्जाम लगाया था, उनकी बिजनेस रातों रात बर्बाद हो गई। पर दिल्ली जाने के बाद का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है डे से कोई उनकी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर रहा है। इतना बोलकर उसने वो फाइल अपने बॉस को दे दिया तो सामने बैठा शख्स ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो तुरंत बाहर चला गया। वही वो शख्स फाइल को खोलकर ईशानी की फोटो पर हाथ फिराते हुए बोला, बेबी डॉल, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तैयार हो जाओ इस मोक्ष राजवंश की दीवानगी देखने के लिए। 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ, अब जब तुम मुझे मिल ही गई हो तो अब से तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ इस मोक्ष राजवंश की। ये कहते हुए वो डेविल स्माइल करने लगा। उसकी बातों से उसकी जुनूनियत साफ नजर आ रही थी। चैप्टर 7, ईशानी का जवाब और अनुपम राय ज्यादा। सुबह का वक्त। ईशानी अपनी मॉर्निंग रूटीन के हिसाब से गार्डन में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। वही अपनी बालकनी से दर्शित ईशानी को अपनी आंखों में इमोशन ले देख रहा था। तभी समीर जो उसके पास ही खड़ा था, उसने दर्शित के कंधे पर हाथ रखे तो दर्शित ने बोला, भाई ईशानी अब पहले जैसी नहीं रही, वो बहुत बदल चुकी है। हाँ, उसकी वो अंदाज, उसकी आदत, सब कुछ बदल चुकी है।
अब वो पहले जैसी नहीं रही, को हमारे प्यार के लिए तरसती थी, हमें भाई भाई बोलकर हमारे आगे पीछे घूमती थी। अब वो हमें भाई नहीं मिस्टर मेहरा कहती है। अब तो उसके दिल में हम कहीं भी नहीं है। समीर ने ईशानी की तरफ देखते हुए बोला। उसकी बात सुन दर्शित बोला, ये सब भी तो हमारी ही गलती है ना, वो तो बच्ची थी पर हम तो बड़े थे ना, हमें उसे प्यार देना चाहिए था पर हमने उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद ईशानी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अंदर आई। हॉल में सभी घर वाले मौजूद थे, उसने सबको इग्नोर कर दिया और ऊपर जाने लगी। तभी आरती जी ने उसे रोकते हुए कहा, ईशानी। आवाज सुन ईशानी रुक गई पर फिर से बिना मुड़े ही आगे बढ़ने लगी। तो प्रिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया और मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, ईशानी मॉम तुम्हें बुला रही है, तुम सुन क्यों नहीं रही हो। ईशानी ने उसकी हाथ को झटक दिया और बोली, डोंट टच में। फिर आरती जी की तरफ मुड़कर बोली, आपको मुझसे क्या बात करनी है मिसेस मेहरा। वही ईशानी की इस तरह से हाथ झटकने से प्रिया लड़खड़ने की एक्टिंग करते हुए अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, मैं तो बस चाहती थी कि तुम मॉम से बात करो, मॉम चाहती थी कि तुम भी हम दोनों के साथ शॉपिंग पर चलो। वही प्रिया को रोता देख रेहान से रहा नहीं गया, वो आगे आकर बोला, ईशानी तुम्हें नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही हाइप हो रहे हो, प्रिया तो बस तुम्हारे साथ बात कर रही थी, मॉम चाहती थी तुम उन दोनों के साथ बाहर जाकर घूमो ताकि तुम्हें लोनली फील ना हो। प्रिया इस घर की प्रिंसेस थी बचपन से, चाहे कुछ भी हो पर प्रिया अब भी उसकी बहन है, वो उसे रोता हुआ नहीं देख सकता था। वही ईशानी को अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई कि कैसे उसकी माँ हमेशा प्रिया को ही अपने साथ ले जाती थी। एक बार उसके दादाजी की जिद की वजह से आरती जी ने ईशानी को भी अपने साथ ले लिया था, जहां प्रिया और उसके दोस्तों ने मिलकर उसकी बहुत इंसल्ट किया था। ये याद आते ही ईशानी के आंखों में फिर से गुस्सा और नफरत आ गई, जिसे समीर और दर्शित ने बखूबी नोटिस कर लिया था। ईशानी ने सोचा, ये लोग उसे कपड़े दिलाकर क्या दिखाना चाहते, क्या वो कोई भिखारी है जो इनकी रहमो करम पर पालेगी, अगर वो चाहे तो इसे 10 मॉल चुटकियों में खरीद ले। फिर वो सरकास्टिकली स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर रिहान आपकी मॉम और बहन सच में काफ़ी जेनरियस है, जो वो मेरे बारे में इतना सोचते हैं, पर वो क्या बात है ना, मुझे इतनी जेनरस बिहेवियर की आदत नहीं है। फिर आपने चेहरे पर सर्द भाव लाते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था मुझसे दूर रहिए। फिर प्रिया की तरफ मुड़कर बोली, मुझे किसी का टच करना पसंद नहीं, अगली बार ध्यान रखना, क्योंकि सामने देखे बिना ही मुझे छूने वाले की हाथ तोड़ देती हो। वही सुकेत जी गुस्से से बोले, क्या तुमने यही सीखा है वहाँ, और तुमने कोई मैनर्स नहीं सीखा कि अपने माँ बाप भाई से कैसे बात करते हैं। वही प्रिया जो पहले ईशानी की बातें सुन गुस्से में थी, जब उसने अपने भाई को और डैड को अपने साइड लेते हुए देखा तो मन ही मन खुश हो गई। सॉरी मिस्टर मेहरा, पर मेरे मैनर्स के बारे में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी मेरे मैनर्स की वजह से इस फैमिली में किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि किसी को नहीं कि मैं इस घर की बेटी हूँ और मैंने भी कुछ पहले सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया था। उसकी बात सुनकर अब सबको रियलाइज हुआ कि उन्होंने दुनिया के सामने कभी ईशानी को अपनी बेटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया, और आज भी सब प्रिया को ही असली बेटी मानते हैं। और जब ईशानी यहाँ थी तब भी पूरे सोसाइटी उसे एक एडॉप्टेड बेटी के रूप में जानता था। अब सबको बुरा लगने लगा, रेहान को गिल्ट फील होने लगा। वो ईशानी के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहता था, पर अब लगता है उसकी बातों से ईशानी और ज्यादा ट्रिगर हो गई होगी। अब तो ईशानी उसे और ज्यादा नापसंद करने लगेगी। उसने अपने भाइयों की तरफ मुड़कर देखा तो तीनों ही उसे गुस्से से घूर कर देख रहे थे। वही सुकेत जी और आरती जी के दिल में भी एक दर्द सा उठा। उन्होंने अपनी खुद की बेटी को दूसरों के सामने पराया बना दिया था। ईशानी ने उन सब कोई ध्यान दिए बिना ही ऊपर अपने रूम की तरफ चली गई। तभी बटलर जल्दी जल्दी में घबराया हुआ वहां आकर बोला, सर मिस्टर अनुपम रायजादा आए हैं, वो बाहर है। अनुपम रायजादा का नाम सुन सब शॉक हो गए। रायजादा फैमिली मेंबर को कौन नहीं जानता, वो फैमिली तो इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से एक थी, पर वो यहाँ क्यों आए हैं किसी को समझ नहीं आ रहा था। मेहरा फैमिली इतनी भी बड़ी नहीं थी कि रायजादा फैमिली की हेड उसने मिलने आए, क्योंकि मेहरा फैमिली का सिर्फ मुंबई में ही बिजनेस था और वो मुंबई के सबसे बड़े परिवार में से एक थे। सुकेत जी ने ज्यादा नहीं सोचा, वो बटलर को उन्हें अंदर लाने के लिए बोले। किसी को कोई अंदाजा नहीं था उनके आने का। वही प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी। उसने सुना था कि रायजादा फैमिली का एक बेटा है, रुद्र रायजादा, जो दिखने में बहुत हैंडसम है। वो अब इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी।
उसे कुछ भी करके मिस्टर रायजादा को इम्प्रेस करना होगा ताकि फ्यूचर में वो रुद्र रायजादा के करीब जा सके। तभी बटलर के साथ करीब 50 साल के एक आदमी अंदर आए। उनकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल था, उनकी शार्प नजरें हॉल की तरफ ही थी। तभी सुकेत जी आगे आकर उनसे हाथ मिलाकर बोले, हेलो मिस्टर रायजादा। अनुपम जी ने भी उनसे हाथ मिला लिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिर उन्होंने आरती जी की तरफ पॉइंट करके बोला, ये हमारी वाइफ है मिसेस आरती मेहरा, और ये मेरे चारों बेटे। सबने उन्हें हेलो बोला तो सुकेत जी ने प्रिया को इंट्रोड्यूस करते हुए बोले, ये हमारी बेटी प्रिया मेहरा। वही ये नाम सुनते ही मिस्टर रायजादा ने प्रिया की तरफ देखा, फिर दूसरी तरफ अपनी नज़र घुमा लिया और मन ही मन सोचे, तो ये है वो जिसने ईशानी की जगह इस घर में लिया है। तभी प्रिया आगे आते हुए बोली, हेलो मिस्टर रायजादा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। वो उन्हें इम्प्रेस करना चाहती थी पर उसने उनकी मजाक उड़ाने वाली नज़रों को नोटिस ही नहीं किया। तभी ईशानी दादाजी और दादी माँ के साथ हॉल में आए। उसे देख प्रिया को गुस्सा आने लगा कि कहीं मिस्टर रायजादा की नज़र ईशानी पर न चली जाए। अगर उन्हें पता चल गया कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है तो वो कभी रुद्र रायजादा के करीब नहीं जा पाएगी। वही सुकेत जी समझ नहीं पा रहे थे कि ईशानी को उसने कैसे इंट्रोड्यूस कराए, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि ईशानी उनकी बेटी है। वो मिस्टर रायजादा के यहाँ आने का कारण भी नहीं जानते थे, इसलिए वो पहले जानना चाहते थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। पर वो कुछ पूछते इससे पहले ही मिस्टर रायजादा चलकर ईशानी के पास चले गए, जो अपने दादाजी को सहारा दिए हुए हॉल में ला रही थी। ईशानी ने उन्हें सोफे पर बिठा दिया तो मिस्टर रायजादा उसके सामने जाकर खड़े हो हुए। वही उन्हें ईशानी के सामने देखकर घरवाले डर गए। ईशानी अब पहले जैसी नहीं थी, अगर उसने उन्हें कुछ गलत बोल दिया तो मिस्टर रायजादा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी प्रिया धीरे से बोली, मॉम डैड, ईशानी को उनके बारे में कुछ नहीं पता। वो अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है तो उसे बड़े लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। वो नहीं जानती होंगी कि उनसे कैसे बात करनी है। हमें उसे रोकना चाहिए ताकि वो मिस्टर रायजादा को गुस्सा ना दिला दे। वो ये सब ऐसे बोल रही जैसे वो ईशानी की कितनी परवाह करती है। उसकी बात चारों भाइयों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दर्शित ने प्रिया को घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। वही मिस्टर रायजादा जो ईशानी के सामने थे और उसे घूर रहे थे, उन्होंने ईशानी गले से लगा लिया। ये देखकर सबकी आंखें डे से बाहर आने को थी, सब शौक हो गए थे। सब उन दोनों के पास आ गए, वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तभी अनुपम जी ईशानी को देखकर छोटे बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बोले, मेरी डेविल बच्ची, तुम कल से मुंबई में हो पर घर नहीं आए। वहां तुम्हारी माँ मेरी जान खा गई है कि मेरी बेटी यहाँ क्यों नहीं आई। कल से 100 बार पूछ चुकी है पर तुम फोन भी नहीं उठा रही हो। उन्हें ऐसे बच्चों की तरह बिहेव करता देख ईशानी उन्हें अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगी। उसे ऐसे घूरता देख अनुपम जी झूठी हंसी हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता तुम्हारे ऐसे घूरने से मैं जाऊंगा? फिर बच्चे की तरह कंप्लेन करते हुए बोले, मेरे तुम्हारा डैड हूँ, मुझे ऐसे घूरना बंद करो। अगर आज मैं तुम्हें घर नहीं लेकर गया तो तुम्हारी माँ मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। कुछ तो रहम करो अपने मासूम डैड पर। उन्हें ईशानी के सामने ऐसे बच्ची की तरह बिहेव करता देखकर और ऐसे रिक्वेस्ट करता देखकर घर के सभी लोग शॉक थे। इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन जो बिजनेस की दुनिया में राज करते हैं, उनकी ऐसी साइड आज तक किसी ने नहीं देखा था। दुनिया के सामने वो एक स्ट्रिक्ट एरोगेंट बिजनेसमैन है, पर ईशानी के सामने वो एक लिविंग डैड की तरह बिहेव कर रहे थे। जिनकी बेटी गुस्सा होकर घर छोड़कर चली आई है और वो अपनी बेटी को घर वापस ले जाने के लिए मनाने आए हैं। प्रिया की आंखें जलन और गुस्सा से भर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ईशानी इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कैसे जानती है और वो उसे अपने बेटी की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं? वही ईशानी जानती थी ये उसकी डैड का ट्रिक है ताकि वो उसे अपने साथ घर ले जा सके। उसने बस अपना सिर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैं आपके साथ आ जाऊंगी। उसकी हाँ सुनकर अनुपम जी खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। मुझे पता था मेरी बेटी कभी मुझे बेघर होता हुआ नहीं देख सकती। तभी उनकी नज़र रविकांत जी और प्रभा जी पर गई तो उन्होंने उन दोनों को ग्रीट करते बोले, आप ईशानी की दादा दादी है ना? उनका सवाल सुन रविकांत जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दादाजी और दादी माँ को पता चल गया था कि जरूर ये ईशानी की दोस्त काव्या के पिता है। वही सुकेत जी आगे आकर बोले, मिस्टर रायजादा, क्या आप ईशानी को जानते हैं?
चैप्टर 8 मोक्ष और ईशानी की मुलाकात। वही सुकेत जी के सवाल से अनुपम जी उनकी तरफ देखने लगे। सब जानना चाहते थे कि मिस्टर रायजादा ईशानी को कैसे जानते हैं। तो मिस्टर रायजादा हंसते हुए बोले, ये मेरी बेटी है, मैं तो इसे अडॉप्ट करना चाहता था ताकि वो सिर्फ मेरी बेटी बन जाए, पर इसने मना कर दिया। पर ऐसे भी ये तो है ही मेरी बेटी, इसलिए मेरे इसे फोर्स नहीं किया। उनकी बात सुनकर सब सदमे में थे कि इतनी बड़ी शख्सियत ईशानी को अपना बेटी मानते हैं। वही सुकेत जी और आरती जी के दिल में आज पता नहीं क्यों एक चुभन सी हो रही। ये उनकी बेटी थी जिस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, पर आज वो किसी और को अपने माँ बाप मान रही है। उन्हें अब थोड़ा बुरा लग रहा था। वही ईशानी अपनी फ़ोन लेकर रूम से बाहर आ गई और अपनी दादी माँ को शाम को आऊंगी बोलकर अनुपम जी के साथ चली गई। वही प्रिया बस गुस्से की घूंट पीते हुए रह गई। उसने सोचा था कि आज वो मिस्टर रायजादा को इम्प्रेस करके उनकी गुड बुक में आ जाएगी, पर उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वहीं ईशानी अनुपम जी के गाड़ी में थी। उसने नकुल को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद वो अनुपम जी से बोली, आप जाए, मैं लंच टाइम पर आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर अनुपम जी आंखें बड़ी करके बोले, तुम क्या ये पहले नहीं बता सकती थी? अगर तुम्हारी माँ ने मुझे अकेले आते देखा तो बेलन से पीटेगी। उनकी बात सुनकर ईशानी एक स्वीट स्माइल करते हुए बोली, आप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सब संभाल सकते हैं। फिर कार से बाहर उतर गई जहां नकुल उसका वेट कर रहा था। वही अनुपम जी तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुम डेविल कहीं की, तुम्हें अपनी डैड की कोई भी फिक्र नहीं है। ईशानी ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और नकुल के साथ कार में बैठ गई। आज उसकी मीटिंग थी राजवंश कॉर्पोरेशन के साथ, जो ईशानी की बहुत क्लोज थे। उन्हें पता था कि ईशानी जी कॉर्पोरेशन की ओनर है, जो एशिया की टॉप 2 पोजीशन पर राज करती है। क्योंकि टॉप 1 में राजवंश कॉर्पोरेशन था जिसके साथ आज ईशानी मीटिंग करने जा रही थी। ईशानी को आज तक किसी ने नहीं देखा था। वो ज्यादातर बिजनेस गैदरिंग में शामिल नहीं होती थी और जिसने भी उसे देखा था वो उसे पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि वो हमेशा मास्क पहनकर रखती थी। ईशानी ने नकुल के फ्लैट में अपना आउटफिट चेंज कर लिया। इस वक्त ब्लैक वाइट बिजनेस सूट में वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों राजवंश कॉर्पोरेशन में पहुंच गए। नकुल रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोला, एक्सक्यूज में, हमें मिस्टर राजवंश से मिलना है, हमारे आज उनके साथ मीटिंग है। नकुल के बात सुनकर उस रिसेप्शनिस्ट ने पहले कंफर्म किया। जैसे ही उसने जी कंपनी का नाम देखा तो वो रिस्पेक्टफुली उन दोनों को 40th फ्लोर पर जाने के लिए बोली। ईशानी और नकुल दोनों लिफ्ट की तरफ चले गए। तभी कुछ एम्प्लॉयर्स उस लड़की के पास आ गए। एक लड़की ने पूछा, कौन थी वो लड़की? वो बहुत कूल लग रही थी। उसकी सवाल सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट बोली, वो जी कंपनी से है। वही लड़के तो उस पर फिदा हो रहे थे। ईशानी के प्रेजेंस थी ही ऐसी कि मास्क पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती सबको अट्रैक्ट कर रही थी। वही सीईओ के केबिन में एक मोक्ष बिना किसी इमोशन के बैठा था। तभी डोर नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट नमन अंदर आया। अपने बॉस को देखकर सिर झुकाकर बोला, बॉस जी कंपनी के सीईओ आ गई है और मीटिंग रूम में इंतजार कर रही है। आपने असिस्टेंट के बात सुन मोक्ष ने अपनी नज़र उठाकर देखा और फिर अपना सिर हाँ में हिलाकर मीटिंग रूम के तरफ चला गया। नमन भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब वो दोनों मीटिंग रूम में एंटर हुए तो उनकी नज़र उन 2 लोगों पर गई जो बैठे हुए थे, पर मोक्ष की नज़र सिर्फ ईशानी पर थी। जब ईशानी को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई, उसने मोक्ष जिस तरफ था उस तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा। जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली, दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में खो गए। वही मोक्ष मन ही मन बोला, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई मेरी बेबी डॉल, तुम्हारी आंखों से और खुशबू से ही मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ। फिर वो अपने सीट पर बैठ गया। तो ईशानी ने कहा, तो क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें मिस्टर राजवंश? उसकी स्वीट मेलोडियस आवाज़ सुनकर तो मोक्ष तो डेसे खो गया था। वो रिएक्ट करना ही भूल गया था। वही नमन अपने बॉस का अजीब बर्ताव नोटिस कर रहा था। जब से बॉस मीटिंग रूम में आई तब कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वो जी की सीईओ मिस ईशानी को अजीब तरह से देख रहे हैं। तभी उसे याद आया, उसके बॉस ने जिस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाया था उसका नाम भी ईशानी था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़की वो ही ईशानी हो? पर ऐसे कैसे हो सकता? वो तो मेहरा फैमिली की बेटी है। 2 इंसान का सेम एक नाम होना कोई बड़ी बात नहीं है।
ये सोचकर उसने अपने बॉस से मीटिंग स्टार्ट करने की याद दिलाया। तो नकुल ने प्रेजेंटेशन दिया, फिर कुछ देर और डिस्कशन करने लगे। वही ईशानी को मोक्ष की नज़र खुद पर महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान उसे इस तरह से क्यों घूर रहा है। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो गई तो ईशानी ने फिर से पूछा, तो आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं मिस्टर राजवंश? ईशानी की बात सुनकर मोक्ष ने भी उसकी बातों पर एग्री किया। वैसे भी वो तो अपनी बेबी डॉल के पास ही रहना चाहता था। अब जब उसे मौका मिल रहा है तो उसका मना करने की कोई वजह ही नहीं है। तो दोनों ने हाथ मिलाया तो मोक्ष को ईशानी की हाथ बहुत मुलायम लग रही थी। वो उसकी हाथ को छोड़ना नहीं चाहता था। तभी ईशानी ने अपना हाथ खींचा तो मोक्ष ने उसे छोड़ दिया। तभी मोक्ष ने नमन को कुछ इशारा किया तो उसके इशारे को समझकर नमन बोला, मैम आप चलिए, केबिन में लंच का टाइम होने वाला है तो आप करके ही जाएगा। उसकी बात सुन ईशानी को याद आया कि उसे घर जाकर लंच करना है, नहीं तो अनुपम जी उसकी शिकायत छड़ी लगा देंगे। ये सोचकर वो मना करने ही वाली थी कि उससे पहले ही मोक्ष ने नोटिस कर लिया कि शायद ईशानी मना करने वाली है। इसलिए उसने बोला, प्लीज़ मिस ईशानी, बहुत जल्द लंच टाइम होने वाला, आप ऐसे बिना लंच किए नहीं जा सकते। वही नमन हैरान था। उसके बॉस ने पहली बार किसी लड़की से रिक्वेस्ट किया था उनके साथ लंच करने के लिए, वरना वो तो किसी को एक नज़र देखते भी नहीं। जैसे उन्हें उनसे एलर्जी हो। अब तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि हो ना हो यही मिस ईशानी ही उसकी फ्यूचर लेडी बॉस बनने वाली है। वही ईशानी कुछ सोचते हुए लंच के लिए मान गई। तो सब मोक्ष की केबिन की तरफ चले गए। चैप्टर 9 आंखों में खो जाना। थोड़ी देर बाद दोनों मोक्ष के केबिन में थे। नकुल और नमन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात कर रहे थे। वही केबिन में इस वक्त ईशानी और मोक्ष दोनों ही थे। तो ईशानी ने अपना मास्क उतार दिया था और मोक्ष के केबिन को देख कर दी, जो खूबसूरती से सजाया गया था। मिस ईशानी, क्या आपको मेरा केबिन पसंद आया? मोक्ष के आवाज से ईशानी पीछे मुड़ गई तो मोक्ष जो उसके ठीक पीछे खड़ा था उससे टकरा गई। ईशानी पीछे गिरती उससे पहले मोक्ष उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। उसके इस हरकत से ईशानी शॉक हो गई और मोक्ष को देखने लगी। दोनों इस वक्त बहुत करीब थे। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। ईशानी को कुछ अजीब सी फील हो रहा। मोक्ष की करीबी से उसकी दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया था। मोक्ष को ईशानी की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रहा था। खुद की करीबी से ईशानी की ऐसा रिएक्शन देख मोक्ष खुश था। तभी ईशानी ने उसे खुद से दूर करते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, मैं ठीक हूँ, आप अब मुझे छोड़िए। पर मोक्ष को ईशानी की छोड़ने वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस ईशानी, आप कहेगी फिर भी अब से मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपने आंखें सिकोड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मोक्ष का कहने का मतलब क्या है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही डोर पर नॉक हुआ तो मोक्ष ने ईशानी को अपनी बाहों से आज़ाद कर दिया और अपनी इमोशनलेस आवाज में कम इन बोला। तभी एक स्टाफ खाना लेकर अंदर आया और टेबल पर रख कर चला गया। मोक्ष ने ईशानी को बैठने के लिए बोला तो ईशानी भी बैठ गई, पर उसे अब भी मोक्ष की कही गई बातें याद आ रही थी। तभी मोक्ष ने खुद ही प्लेट में खाना सर्व किया। जैसे ही ईशानी खुद के लिए सर्व करने वाली थी उससे पहले ही मोक्ष ने उसकी प्लेट में खाना सर्व किया। वो तो ईशानी के साथ ही खाना चाहता था, पर वो नहीं चाहता था कि ईशानी उसकी एक्शन से उससे दूर रहने लगे। मैं खुद ही सर्व कर लेती मिस्टर राजवंश, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईशानी ने उसकी काली गहरी आंखों में देखते हुए बोला। मोक्ष की आंखें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस आंखों को पहले भी देखा है। वही ईशानी की नज़र खुद पर पाकर मोक्ष के दिल में खुशी की लहर सी उठ रही थी, पर वो दिखा नहीं रहा था। वो अब भी नॉर्मल ही था। खाना खाते वक्त भी मोक्ष की नज़र सिर्फ ईशानी पर था और ये बात ईशानी भी अच्छी तरह से समझ पा रही थी। ईशानी के दिल में इस वक्त एक हलचल सी हो रही थी। उसने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया था। पिछले जन्म में भी जब उसे पता चला था कि महाजन फैमिली और मेहरा फैमिली के बीच रिश्ता तय हुआ था और उसकी असली मंगेतर प्रिया नहीं बल्कि वो थी, फिर भी जब घर वालों ने उससे प्रिया की रिश्ता करवाया क्योंकि वो प्रिया को ही अपनी असली बेटी मानते थे, तब भी ईशानी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ राहुल के लिए फील ही नहीं किया था। पर इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मोक्ष की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही है। मोक्ष की आंखें बिना कहे भी बहुत कुछ कह रहा था।
इन 4 सालों में उसने लोगों की दिमाग और आंखें दोनों ही पढ़ना सीख लिया, नहीं तो वो अंडरवर्ल्ड की क्वीन नहीं होती। पर इस वक्त वो मोक्ष की आंखों को पढ़ नहीं पा रही थी, उसकी आंखों में बस खुद के लिए कुछ इमोशन देख पा रही थी। वो मोक्ष के आंखों में देखकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी आंखों के सामने एक इंसान का चेहरा आ गया। उस इंसान का आधा चेहरा खून से सने हुए थे, जी वजह से उस आदमी का चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा था। उसकी काली गहरी आंखें दर्द में भी ईशानी को देखकर चमक रही थी। तभी मोक्ष के आवाज से वो होश में आई, जो उसे डिश सर्व कर रहा था और उस डिश की टेस्ट के बारे में पूछ रहा था। मोक्ष की तरफ देखकर ईशानी ने सोचा ये वो नहीं हो सकता, ये तो एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन है और वो एक माफिया किंग, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना सिर झटका और खाने लगी। कुछ देर बाद जब दोनों ने खाना खा लिया तो ईशानी बोली, तो फिर मैं चलती हूँ मिस्टर राजवंश। तभी मोक्ष बोला, क्या मुझे अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। मोक्ष के बात सुनकर ईशानी ने कुछ देर सोचा, फिर उसे भी ये ठीक लगा तो उसने मोक्ष को अपनी पर्सनल नंबर दे दिया। जब ईशानी नकुल के साथ वहां से चली गई तो मोक्ष के चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, बेबी डॉल तुम तो खुद ही मेरे पास आ गई, अब तो मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना कर रहूंगा। वही ईशानी और नकुल इस वक्त गाड़ी में थे। तभी नकुल बोला, बॉस मुझे लगता है मोक्ष राजवंश आपको पसंद करता है, वो आपको ऐसे देख रहा था जैसे अभी आपको चुरा कर ले जाएगा। वैसे वो बहुत हैंडसम है, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो ये सब आपने ही धुन में बोले जा रहा था, पर जब उसे किसी की घूरती नजर आपने ऊपर महसूस हुआ तो उसने पलट कर देखा तो ईशानी उसे सर्द आंखों से घूर रही। आपनी खूंखार बॉस को अपने तरफ ऐसे घूरते देख उसकी सीटी पीटी गुल हो गई। उसने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बॉस मैं तो मजाक कर रहा था, वैसे भी कोई नॉर्मल इंसान तो आपके के लिए बना ही नहीं है, चाहे वो दुनिया का टॉप बिजनेसमैन मोक्ष राजवंश ही क्यों ना हो। आपके लिए तो माफिया किंग ही सबसे सुटेबल कैंडिडेट है। भले ही किसी ने उसके मास्क के पीछे का चेहरा को ना देखा हो, पर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आपको जेल लेगा। नकुल के ऐसी बातें सुनकर ईशानी उसे और भी गुस्से से घूरने लगी। कहना क्या चाहता है ये कि कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं झेल सकता? क्या वो कोई मॉन्स्टर है जो वो सबको जिंदा निगल जाएगी? जब नकुल ने ईशानी को और भी गुस्से से खुद को घूरते हुए देखा तो उसने आपने मुंह पर हाथ रख लिया और ना में अपना सिर हिलाने लगा। अब तो उसकी बॉस उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। टीयर्स ऑफ जॉय। ईशानी ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने लैपटॉप में काम करने लगी। जब नकुल ने आपने बॉस को शांत देखा तो उसने राहत की सांस लिया। थोड़ी देर बाद कार एक बहुत बड़े मैंशन के आगे आकर रुकी, जिस पर रायजादा मैंशन लिखा हुआ था। गॉड ने जल्दी आकर दरवाजा खोल दिया तो ईशानी की गाड़ी अंदर एंटर हुई। ईशानी कार से निकलकर सीधा अंदर एंटर होने वाली कि तभी किसी की आवाज आई, वही रुक जाओ। ये आवाज सुनकर ईशानी की फेस पर एक जेन्युइन स्माइल आ गई और वो वही रुक गई। वही नकुल जो ईशानी के पीछे ही आ रहा था। उसने जब ईशानी को स्माइल करते हुए देखा तो मन ही मन बोला, ये डेविल सिर्फ यहाँ आकर ही स्माइल कर सकती है, वरना हमेशा एक ही एक्सप्रेशन ही दिखाती है। तभी एक औरत आरती की थाली लेकर दरवाजे पास आ गई और जैसे ही उनकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो वो खुश हो गई और बोली, तू आ गई मेरी बच्ची, क्या तुझे तेरी इस माँ की कभी याद नहीं आती जो तू 3 महीने बाद आ रही है? अब आ गई ना माँ, अब तो कुछ दिन तक मैं यही हूँ, आप जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, ईशानी ने स्माइल करते हुए कहा। वही वो औरत जो कि कोई और नहीं नीलिमा रायजादा थी, अनुपम रायजादा की वाइफ और ईशानी की दोस्त काव्या की माँ। ये ईशानी को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। ईशानी जब भी मुंबई आती थी तो इनके घर ही रुकती थी। नीलिमा जी ने ईशानी की आरती उतारी और ईशानी को अपने साथ लेकर घर के अंदर चली गई। तभी वहां अनुपम जी आकर बोले, अब तो तुम्हारी बेटी आ गई, अब तो तुम्हें मुझे बेलन से मरने का मन नहीं कर रहा है ना? उनकी बात सुनकर नीलिमा जी उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, मैंने कब मारा आपको जरा बताए, मैंने तो बस आपको मेरी बच्ची को लाने के लिए बोला, उतना भी नहीं कर पाए आप। मेरी बच्ची अकेली ही घर आए, ऊपर से गार्ड भी नहीं थे उसके साथ, अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी बच्ची कितनी डर जाती। नीलिमा जी की बातें सुनकर अनुपम जी का मुंह शौक के मारे खुला हो गया।
और वो मन ही मन कहने लगे, ये और डर जाएगी, उल्टा जो इस डेविल के साथ उलझेगा वो सीधा नर्क से धार जाएगा। नकुल भी यही सोच रहा था कि जिसने अकेले ही एक गैंग को खत्म कर दिया वो डेविल कभी किसी से नहीं डरेगी। पता नहीं ये मेम इतनी मासूम क्यों है जो वो शेरनी को मेमनी समझ रहे हैं। टीयर्स ऑफ जॉय चैप्टर 10 महाजन फैमिली मेहरा मैंशन में तमाशा। अगर ईशानी को पता चल जाता कि नकुल क्या सोच रहा है तो वो अभी उसे उल्टा लटका देती। नीलिमा जी ने आज बहुत सारा ईशानी की पसंद की डिशेज बनाई थी, क्योंकि ईशानी को उनकी हाथ का बना खाना बहुत पसंद थी। इसलिए ईशानी जब भी घर आती थी नीलिमा जी खुद ही सारा खाना बनाती थी, पर ईशानी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया क्योंकि वो ऑलरेडी लंच करके आई थी, पर वो बिना खाए अपनी माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी। वही नकुल तो ऐसे खाना खा रहा था जैसे वो जन्मों का भूखा हो। क्या तुमने सिर्फ अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाया है? मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मेरे लिए भी कुछ पसंद की डिश बना देती, अनुपम जी ने मुंह फूला के बोला। उनकी बात सुनकर ईशानी की होठों पे स्माइल आ गई। वही नीलिमा जी अपने आंखें छोटी करके बोले, क्या आप खुद को मेरी बेटी से ज्यादा स्पेशल समझते हो? घर में इतने नौकर तो है, आपको जो खाना था आपने बताया क्यों नहीं? आज मेरी बेटी इतने दिन बाद घर आई है और आप उससे जल रहे हो। उनकी एक्सप्रेशन देखकर अनुपम जी को खांसी आ गई। फिर उन्होंने एक झूठी हंसी हंसते हुए बोले, मैं क्यों अपनी बच्ची से जलूंगा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे ही बात करते हुए सबने खाना खा लिया था। कुछ देर बाद ईशानी मेहरा मैंशन के लिए निकल गई। 1 घंटे बाद नकुल ने ईशानी को मेहरा मैंशन के बाहर छोड़ दिया और वहां से निकल गया। ईशानी जब हॉल में पहुंची तो हॉल से हंसी मजाक की आवाज आ रही थी। ईशानी ने ज्यादा ध्यान ना देते हुए अंदर जाने लगी। तभी एक औरत की आवाज आई, अरे आरती जी, ये आपकी वही गोद ली हुई बेटी है ना? जब ईशानी ने ये आवाज सुना तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसने हॉल की तरफ देखा जहां एक औरत अपनी मेकअप से पुती हुई फेस के साथ बैठी हुई थी। इस औरत को ईशानी ने जल्दी ही पहचान लिया। ये औरत मोहिनी महाजन थी, राहुल महाजन की मां, जिससे ईशानी की पैदा होने से पहले ही शादी तय की गई थी। पिछले जन्म में भी जब इन लोगों को पता चला कि ईशानी इस घर की असली बेटी है, तब भी मेहरा फैमिली ने उन्हें ये बोला था कि ईशानी की शेयर प्रिया को मिलने वाली है, इसलिए वो लोग भी ईशानी को किसी कचरे की तरह ट्रीट करते थे। पर इस जन्म में अभी तक ईशानी की असलियत बाहर नहीं आया थी और ना ही इससे ईशानी को कोई भी फर्क पड़ता था। वही राहुल हमेशा प्रिया के साथ मिलकर उसे बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पिछले जन्म में प्रिया के साथ मिलकर राहुल ने उसे फंसाने की कोशिश की थी, पर हर बार किसी ना किसी तरह वो बच जाती थी। फिर भी उसके ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाया जाता था, किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। वही राहुल के पास उसके डैड राकेश महाजन और बहन रोमी महाजन भी बैठे हुए थे। रोमी बिल्कुल प्रिया की तरह ही थी, उसने भी कई बार उसे इंसल्ट किया था। उन सब को देखकर ईशानी को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने बिना कुछ कहे उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी। उसे इन सब के ड्रामे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपकी ये गोद ली हुई बेटी तो बहुत बदतमीज है, इसे तो बड़ों का सम्मान भी नहीं करने आता। क्या यही संस्कार मिली है इसे? राहुल की मां मोहिनी ने गुस्से से ताना मारते हुए बोला। मोहिनी महाजन की बात सुनकर ईशानी जो जा रही थी उसकी कदम रुक गई। उसने मुड़कर मोहिनी को तरफ देखा। ईशानी की आंखें इस वक्त किसी खतरनाक ब्लेड की तरह लग रही थी। जब मोहिनी ने ईशानी की आंखें देखी तो एक पल के लिए वो डर से कांप गई। वही बाकी सब भी ईशानी की इस खतरनाक ऑरा को महसूस कर पा रहे थे। सुकेत जी और आरती जी भी एक पल के लिए डर गए थे कि कहीं ईशानी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। वही समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी यही सोच रहे थे। उनके मन में बस यही चल रहा था कि अगर ईशानी गुस्सा हो गई तो मोहिनी को कुछ भी बोल सकती है। पर उन लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि कैसे मोहिनी जी ने ईशानी बात को और उसे गोद ली हुई बेटी बोला। जब राहुल ने ईशानी की फेस देखा तो वो एक पल लिए उसकी खूबसूरती में खो गया। जब उसने 4 साल पहले ईशानी को देखा था तब वो बिल्कुल पतली और नॉर्मल कपड़ों में रहती थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर इस वक्त ईशानी बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसकी ऑरा भी काफी डोमिनेटिंग थी। रिया तो राहुल की नज़र ईशानी पर देख के गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तभी सबकी कानों में एक ठंडी मगर खतरनाक आवाज पड़ी, मिसेस महाजन,
अपनी जबान संभाल कर बात कीजिए, वरना अगली बार इसे काटकर अपनी जंगली कुत्तों को खिलाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी इतनी खतरनाक आवाज़ और धमकी सुनकर तो मोहिनी जी डर गई। तभी उनकी बेटी रोमी गुस्से से बोली, तुम हो कौन जो तुम मेरी मम्मी को धमकी दे रही हो? तुम सिर्फ एक गोद ली हुई अनाथ हो जिसे मेहरा फैमिली ने दया दिखाकर गोद ले लिया है। पर तुम तो इतनी एटीट्यूड में बात कर रही हो जैसे तुम कहीं की महारानी हो। वही राहुल भी थोड़ा गुस्से में आ गया था। वो कुछ पल के लिए ईशानी की खूबसूरती की वजह से खो गया था और उसे पाना चाहता था। पर एक अनाथ लड़की को अपनी मम्मी की इंसल्ट करता देख वो भी गुस्से में आ गया था। तभी सबके कानों में एक कड़क आवाज आई, जो को ईशानी के दादाजी रविकांत जी की थी। तुम कौन होती हो मेरी इकलौती पोती को अनाथ और गोद ली हुई बेटी कहने वाली? वो मेरी बायोलॉजिकल पोती है। अगर एक और शब्द भी मैंने अपनी पोती के बारे में किसी के मुंह से सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपने दादाजी को देख के ईशानी थोड़ी शांत हो गई। उसके पास ही प्रभा जी भी खड़ी थी। वही उनकी बात सुनकर तो महाजन फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। उन्हें डे से एक झटका लगा था। वही गुस्से में प्रिया की मुठिया कस गई थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि ईशानी मेहरा फैमिली की असली बेटी है। पर इस वक्त महाजन फैमिली को पता चल गया था कि ईशानी इस फैमिली की असली बेटी है। उसने उन सब के चेहरे को देखा जिसमें साफ साफ सवाल नजर आ रहे थे। उनकी एक्सप्रेशन देख रिया डर गई कि कहीं सच जानकर वो लोग उससे रिश्ता तोड़कर ईशानी से ना तय कर दे। महाजन फैमिली भी रिच फैमिली ने से थी। वो राहुल जैसा अमीर और अच्छे दिखने वाले लड़के को नहीं जाने दे सकती। वही सुकेत जी और आरती जी भी चाहते थे कि प्रिया की शादी के बाद ही ईशानी की असली आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि प्रिया ने उन्हें कहा था कि वो राहुल से प्यार करती है। अगर सच अभी सामने आया तो कहीं प्रिया को राहुल छोड़ ना दे। जब से ईशानी वापस आई थी तब से वो जल्दी प्रिया की शादी के बाद ईशानी की आइडेंटिटी पब्लिक करने का सोच रहे थे, पर उससे पहले ही सब कुछ पता चल गया। तभी राकेश महाजन बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा? क्या सच में ईशानी आपकी बायोलॉजिकल पोती है? हाँ आरती जी, सुकेत जी, आप हमें सच बता दीजिए, मोहिनी जी ने उन्हें देखते हुए कहा। रिया अब डर गई थी कि अब क्या होगा। ईशानी के लिए उसकी नफरत और बढ़ गई थी। सुकेत जी और आरती जी को तो अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या बोले। वही समीर और दर्शित ने एक दूसरे को देखा। फिर रक्षित बोला, हाँ वो इस घर की असली बेटी है। उसकी बात सुनकर पूरा महाजन फैमिली हैरान था, तो रक्षित ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। फिर सुकेत जी बोले, पर प्रिया हमारी बेटी है, उसे हमने बचपन से पाला है। वही ईशानी जो आपने दादाजी के पास खड़ी थी, उसे अब आगे होने वाले ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वो अपनी दादाजी और दादी माँ को देखते हुई बोली, दादाजी दादी माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, अपनी कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। दादा दादी ने भी उसे रोका नहीं। वो ईशानी के जाने के बाद बाहर गार्डन की तरफ चले गए। वही प्रिया ने डे से देखा कि ईशानी और दादा दादी चले गए तो वो अपनी आंखों में आंसू लाते हुए नाटक करते हुए बोली, ये जगह ईशानी की है, मैं इस घर की असली बेटी नहीं हूँ, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। फिर मोहिनी महाजन की तरफ देखकर बोली, सॉरी आंटी, ईशानी बहुत साल अनाथ आश्रम में रही है तो शायद वो थोड़ी बिगड़ गई है। शायद वो मेरी वजह से गुस्सा है क्योंकि मेरे उसकी जगह ली है। और अब राहुल से भी मेरी शादी होने जा रही है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशानी की कितनी फिक्र करती है, पर असली में तो वो ये दिखाना चाहती थी कि ईशानी एक बिगड़ैल लड़की है। उसकी बात सुनकर मोहिनी महाजन और बाकी सबको दिल पिघल गया। मोहिनी बोली, ये होती है संस्कार जो मेहरा फैमिली में प्रिया को मिली है। तुम क्यों रो रही हो बच्चे? तो क्या हुआ अगर तुम इस घर की असली बेटी नहीं हो, फिर भी तुम राहुल की पसंद हो तो तुमसे ही उसकी शादी होगी। वही उनकी बात सुनकर प्रिया ने राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ जो उसका नाटक काम आ गया। तभी राहुल भी बोला, हाँ प्रिया टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ तो शादी भी करूँगा। तभी दर्शित गुस्से से प्रिया को देखते हुए बोला, ईशानी की मैनर्स और संस्कार के ऊपर सवाल उठाने से अच्छा तुम खुद पर ध्यान दो। और लगता है तुम भूल गई हो कि मैंने क्या बोला था। अगर अगली बार तुमने ईशानी के बारे में कुछ भी बोला तो सजा के लिए तैयार रहना। रक्षित की बात से सब हैरान थे, यहाँ तक कि सुकेत जी और आरती जी भी, क्योंकि ईशानी के घर से जाने के बाद से दर्शित प्रिया की बातों से गुस्से में आ जाता था। दर्शित वहां से चला गया।
बाकी सब बस देखते रह गए। वही प्रिया ने गुस्से से अपनी मुठिया कस ली थी।